नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अक्सर कॉल करके पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैसेजेस करते हैं। इस बीच में आप देखिएगा कि विभिन्न राज्यों में जो है वो बोर्ड परीक्षाएँ जो है 10वीं की परीक्षा जो है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। इंटरमीडिएट की भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ऐसे में बच्चों के बीच एक बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है कि 10वीं के बाद, जो कि एक तरह से जंक्शन माना जाता है जहाँ से हर जगह की ट्रेन खुलती है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट को चयन करने का विकल्प हमको प्रोवाइड होता है, मिलता है वहाँ पे 10वीं के बाद। वहीं इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के मन में ये उहापोह होता है कि अब क्या। तो 10वीं की जो बोर्ड रिजल्ट हैं वो भी आने वाले हैं। और हाल के दिनों में आप देखिएगा कि विभिन्न राज्यों के खास करके बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है। उसकी भी रिजल्ट बहुत जल्द, इस बार सरकार बहुत तत्पर है और आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में सभी छात्र छात्राओं के बीच एक बहुत ही उहापोह की स्थिति रहती है अपनी कैरियर को लेकर कि आखिर 12th के बाद, इंटरमीडिएट के बाद हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या हो। क्या हम साइंस के स्ट्रीम में आगे बढ़ें या फिर हम आर्ट्स के स्ट्रीम में आए। कॉमर्स के स्टूडेंट के भी मन में कई सारे उहापोह होते हैं कि कॉमर्स के साथ हम आगे बढ़े या ना बढ़े। हमारा कैरियर ऑप्शन क्या होगा, क्या हम किसी टेक्निकल क्षेत्र में जाएं या फिर हम एक सामान्यतः जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उस क्षेत्र में आए, इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में। बहुत सारे सेक्टर हैं आज के डेट में। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे चयन करें कि हमें कौन से सेक्टर में जाना है, चाहे वो 12th के बाद हो। और सबसे अहम बात कि 10वीं क्लास के बाद, जहाँ से कि आपको मतलब आप 10 वर्ष के अंदर, मतलब पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट संस्थानों में आप देखिएगा तो नर्सरी से KG1 KG2 वगैरह से आप देखिएगा कि पढ़ाई होती है। तो लगभग कमोबेश से 12-13 साल लग जाते हैं आपको 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन को फेस करने में। तो जब 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों की स्टडी के बाद, पढ़ाई के बाद आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां से आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की तरफ जा सके। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है, एक द्वंद्व आता है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़े, हमारे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा। क्योंकि जितनी सावधानी से आप सब्जेक्ट का चयन कर पाते हैं वो आपके फ्यूचर के लिहाज से उतना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अगर आप अपनी परिस्थितियों के अनुरूप, अगर आप अपनी माइंड सेटअप के अनुसार, अपनी अभिरुचियों के अकॉर्डिंग अगर आप अपने सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के आपकी मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। अहम सवाल यही है कि क्या हो हमारा कैरियर प्लानिंग। 10वीं के बाद कौन सी सब्जेक्ट को हम रखें, किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े। एकेडमिक लेवल में क्या हमारा ऑप्शन होगा, अन्य सेक्टर में क्या हमारा। और एक बड़ी बात, सबसे पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सामान्यतः आप देखिएगा कि क्या होता है कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो ये 3 सेक्टर हैं मैट्रिकुलेशन के बाद, तो सामान्यतः क्या होता है हमारे यहाँ कि मैट्रिकुलेशन के बाद कहते हैं कि ये बच्चा है 400 नंबर लाया, 380 नंबर लाया, चलो भाई तुम साइंस रख लो। 300 नंबर लाया, चलो तुम कॉमर्स रख लो। अरे ये किसी तरह पास कर गया है, आर्ट्स रख लो। तो हमारी यही सोच होती है कि हम प्रायः क्या करते हैं, बहुत अच्छे नंबर मार्क्स हैं तो कहते हैं साइंस स्ट्रीम में चले जाइए। थोड़े कम मार्क्स हैं तो कॉमर्स में बच्चे मूव ऑन कर जाते हैं। एक मानसिकता बनी हुई है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वो आर्ट्स रख लेते हैं। हकीकत इन सबसे बहुत परे है। हकीकत तो ये है कि आर्ट्स के बच्चे आज यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, विभिन्न राज्यों के पीसीएस के भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और उसकी जो व्यापकता है वो साइंस से बनी है। उसको पढ़ने के लिए साइंस से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो आखिर क्या हो हमारे सब्जेक्ट चयन का आधार। बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसी बात पे आते हैं कि क्या नंबर हमारे सब्जेक्ट चयन का आधार है। क्या मार्क्स के आधार पे हम जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं वो कितना तर्कसंगत है, कितना सही है।
देखिएगा आज के डेट में विभिन्न राज्यों की जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ पे 94% 95% एक स्टूडेंट जो है वो पास आउट करते हैं, हर साल पास आउट करते हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो वर्तमान जो मार्किंग सिस्टम है अगर आप देखिएगा तो उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सामान्य स्टूडेंट जो है वो 350 400 मार्क्स कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हम कैसे अपने पथ का पहचान करें, कौन सी जो रास्ता होगा, कौन सा वे जो होगा वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। एक कविता हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य के छायावाद के पैरेलल में एक काव्य धारा है, आपको स्वच्छंदतावादी काव्य धारा विकसित होती है। और उस काव्य धारा के एक बहुत ही धुरंधर कवि थे, बहुत ही लोकप्रिय कवि हुए हिंदी साहित्य के, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मुझे अक्सर याद आती है। इसमें वो कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब हमें अपने चलने से पहले अपने बाट की, अपने पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। वो उसी कविता का एक लाइन है, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति छाती। स्वप्न आता स्वर्ग का दीप्त कोरकों में दीप्ति छाती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। क्योंकि होता क्या है कि हम अब सब्जेक्ट चयन करते समय जो है वो एक सब्जेक्ट चुनते हैं, हम साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो एक सपना पाल बैठते हैं कि हम डॉक्टर बन गए। हम मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ जाते हैं तो बच्चे ये सोच लेते हैं कि चलो भाई हम तो कल को के इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम को केवल रख भर लेते हैं 10वीं के बाद तो उनके मन में एक स्वप्न जग जाती है कि कल हम IIM अहमदाबाद में एडमिशन होगी हमारी, दाखिला होगी हमारी, या हम कल को एक CA बनेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ठीक ना। आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनकी कॉन्फिडेंस तो यूं ही थोड़ी गिरी हुई होती है, तो वो उनकी दिमाग जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर इंटरमीडिएट थोड़ी खुलती है। तो आप देखिएगा कि सामान्यतः हम सपने तो बहुत पाल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट होता है। जैसे वो मैंने कहा ना कि वो पैर में कांटा चुभता है और आपकी दुनिया खून की 2 बूंद गिरती है और उसमें दुनिया डूब जाती है। बच्चन साहब बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं कि स्वप्न देखिए, सभी के दिमाग में आते हैं, सभी देखते हैं अपने उम्र में, अपने समय में सभी स्वप्न देखते हैं, लेकिन उन स्वप्नों को पूरा करने का यत्न भी होना चाहिए और वो स्वप्न जो है वो हकीकत की धरातल पर होना चाहिए। नहीं तो जब उन सपनों का सामना यथार्थ से होगा, हकीकत से होगा, तो वो सपने हमारे लहूलुहान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दिल हमारा बैठ जाता है, टूट जाता है। आज के डेट में आप देखिएगा कि बच्चों में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो बहुत बड़ी समस्या है आज के युवाओं की। अगर इस पे बात किया जाए तो घंटों घंटों इस पर बहुत सारे अहम मसले हैं जहाँ पे युवाओं की समस्या पे बात की जा सकती है। लेकिन चूंकि हम आज आप लोगों को बस यही बताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारा कैरियर प्लान कैसे होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद। ठीक ना, मैट्रिकुलेशन के बाद हम कैसे सब्जेक्ट का चयन करें, इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बनते हैं, क्या रास्ते बनते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात पे आते हैं कि क्या मार्क्स हमारे सब्जेक्ट चयन का एक आधार हो सकता है और क्या ये आधार तर्कसंगत है। क्या मार्क्स ही एक इकलौता आधार है जिस आधार पे हम अपने सब्जेक्ट का चयन करेंगे 10वीं के बाद, और क्या ये उचित है, कितना सही है। तो सबसे पहले इसी को जानने का प्रयास कीजिए। देखिए मार्क्स जो है आज के डेट में विभिन्न राज्यों की जो परीक्षाएं हो रही है मैट्रिकुलेशन में, आपको मैं बता दूं, एक आंकड़ा बता रहा हूं कि बिहार में 1996 में मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन हुई थी। आप उस दौर में जाके देखिए, आप लोग सौभाग्य है आप लोगों की कि आप लोग उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस दौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक तरह से कहिए कि बड़ा संजाल व्यवस्था वाला वो इंटरनेट युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास एंड्रॉयड सेट है। और जब आपके लिए गूगल ही आपके शिक्षक बन जाते हैं, सब कुछ मोबाइल ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
मोबाइल के बगैर जीवन नहीं चलती है। तो आप लोग को हालांकि एक अच्छी बात भी है कि वहाँ पे देखिएगा कि आपके पास सूचनाओं की कमी नहीं है। अब कोई भी चीज़ जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सूचनाओं के सोर्स हैं, तो वहाँ पे आप सर्च मारिएगा कभी जाके कि 1996 में जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हुई थी बिहार बोर्ड की, कमोबेश आप देखिएगा 10% रिजल्ट नहीं थे, 10% भी रिजल्ट नहीं था लगभग। और आज के डेट में मैट्रिकुलेशन में आप देखिएगा तो 94% 95% पास आउट होते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि 1996 में जो बच्चे मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन दे रहे थे उनमें कोई योग्यता नहीं थी? अब 97 की रिजल्ट देख लीजिए, वो बहुत ही कम परसेंटेज है। अब हाल फिलहाल के दिनों तक अगर आप देखिए 2000 तक रिजल्ट, अब 2005 तक 2010 तक मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में 10वीं क्लास में अगर आप देखिएगा तो बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न कर जाना अपने आप में एक लाइन मार्क होती थी। बहुत बड़ा मसला था बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न करना। आज के डेट में बहुत ही सामान्य स्टूडेंट कुछ चीज़ों को रट्टा मार के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो क्या मार्क्स आपके सब्जेक्ट चयन का आधार हो सकता है ऐसे में? मेरे अनुसार तो कतई नहीं है। और आपको हम आज कुछ आंकड़ों की मदद से समझाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जब बच्चों की मार्क्स आती है 350 आ जाता है, 400 आता है, 420 नंबर आए, उनको ये लगता है, एक कड़वी यथार्थ से मैं रूबरू कराने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो वो अक्सर कहते हैं कि सर मेरे गांव में इतना नंबर कोई नहीं लाया था जितना मेरी मार्क्स है। आज तक मेरे परिवार में कोई, मेरे बाबूजी दादाजी, कोई इतना मेरे गांव में आज तक किसी को 420 नंबर नहीं आया था। सर मुझे 420 नंबर आया है, हम 400 प्लस नंबर लाए हैं, बड़ा गर्वीली भाव से। क्या ये 400 नंबर सिर्फ योग्यता का ही आधार? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बच्चे 400 मार्क्स ला रहे हैं उनमें मेरिट नहीं है, मेरिट हो सकते हैं, लेकिन क्या महज ये मार्क्स ही योग्यता है? तो बात ऐसी नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम आंकड़ों की मदद से आज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप देखिएगा कि बिहार बोर्ड की, अगर हम बिहार बोर्ड की स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज आप लोगों के सामने, तो देखिएगा बिहार बोर्ड में मैट्रिकुलेशन की जो परीक्षा होती थी, जो 10वीं की परीक्षा होती थी, उसके रूपरेखा को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कि जो अपने से बड़े जो भैया वगैरह हैं, जो बहुत पहले मैट्रिक पास आउट हुए हैं, उनसे कभी बात कीजिए, बाबूजी से बात कीजिए अपने, तो पता चलेगा कि पहले बिहार में आपको मैट्रिक की परीक्षा 900 नंबर की होती थी। मुझे याद है कि हम लोगों के समय मैट्रिकुलेशन की जो परीक्षा थी वो 700 नंबर की होती थी। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप कि पहले मैट्रिकुलेशन की परीक्षा जो थी वो 700 मार्क्स के होते थे, 700 अंक के होते थे। और कैसे होते थे ये एग्जामिनेशन? ये एग्जामिनेशन होते थे, आप देखिएगा कि सामान्यतः इसमें क्या होती थी कि गणित जो होती थी, मैथ, ये आपको 100 नंबर के होते थे, ठीक है। साइंस जो होती थी, विज्ञान जो होते थे, वो 150 नंबर के होते थे और ये 3 पार्ट में होता था। फिजिक्स 50 मार्क्स के, केमिस्ट्री ये 50 मार्क्स के, और बायोलॉजी भी जो है ये भी आपको 50 मार्क्स के। उसी तरह आप एसएसटी को देखिए, एसएसटी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान जो होते थे वो 150 नंबर के होते थे, ठीक ना। ये भी 3 पार्ट में होते थे। 50 नंबर का इतिहास होता था, इतिहास हिस्ट्री, 50 नंबर पॉलिटिकल साइंस होती थी, सिविक्स होती थी, नागरिक शास्त्र होती थी। और अब देखिएगा कि 50 नंबर जो है वो आपको ज्योग्राफी से होते थे, ठीक है। उसके अलावा आपको सामान्यतः 2 लैंग्वेज के पेपर हो जाते थे, जिसमें आपको एक हिंदी, या हिंदी के बदले जो ऑप्शन होते थे तो वो आपको एक हिंदी से हो जाते थे, और दूसरा जो हिंदी संस्कृत रखते हैं तो उनके लिए ये, या फिर इसके बदले एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग था लैंग्वेज का, तो वहां पे ये हो जाते थे।
तो 100, 200, यहाँ 1.5, 3, 2, 5, एक 600 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था जो आपको कुछ लिस्ट होते थे, जिन लिस्टों में से आपको वैकल्पिक विषयों में से रखने होते थे। ठीक ना। अब जैसे कि मैं उस समय उच्च गणित, एडवांस मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स या अन्य सब्जेक्ट जो होते थे वो आपको चयन करते थे, एक लिस्ट होती थी, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट रखना था और ये 100 मार्क्स के आपको एग्जामिनेशन होते थे। तो टोटल 700 मार्क्स होते। अहम बात ये थी कि उस दौर में जो एग्जामिनेशन होते थे तो वो एग्जामिनेशन 9वीं और 10वीं दोनों के सिलेबस को कंबाइंड रूप में रख के पूछा जाता था। मतलब इस सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए आपको 2 वर्ग की पढ़ाई, 2 वर्गों की पुस्तक का अध्ययन करना पड़ता था। लगभग आपको 9th क्लास से जो है वो 60% प्रश्न आते थे और 10th से आपको जो है वो 40% प्रश्न आते थे, या इस थोड़ा बहुत कमो बेश इधर उधर होते थे, लेकिन ये दोनों क्लास मिलाकर 9th और 10th मिलाकर आपको ये 700 मार्क्स के जो है वो एग्जामिनेशन हुआ करते थे उस दौर में। सबसे दिलचस्प पहलू देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 50 मार्क्स के फिजिक्स है, 50 मार्क्स केमिस्ट्री है, 50 मार्क्स बायोलॉजी है, ये अलग अलग होते थे। इन सब्जेक्टों का जो परीक्षा है वो अलग अलग होता था, इतिहास अलग होता था, सिविक्स अलग होता था, ज्योग्राफी अलग होता था और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होते थे। 50 नंबर में कोई प्रैक्टिकल के अंक नहीं होते थे, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अब जानते हैं कि स्कूलों में प्रैक्टिकल के नंबर कैसे मिलते हैं। मैं उन बातों पर, उन रहस्यों की तह में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इस बात से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि हमारे जो एकेडमिक के जो भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रायोगिक परीक्षा के मार्क्स बच्चों को कैसे प्रदान किए जाते हैं, ये आप लोग भली भांति ढंग से जानते हैं। तो मैं उस तह में नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होते थे। अब इतिहास में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, गणित हो गए, उच्च गणित या अर्थशास्त्र जो भी हो गए, या फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायो है, इतिहास है, ठीक ना, नागरिक शास्त्र है, यहाँ पे भूगोल है, संस्कृत है, हिंदी है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल तो फेल, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर गए तो फेल कर गए। और इसकी परीक्षा देने के लिए आपको ये 50 मार्क्स है, तो 9th क्लास के भी हिस्ट्री पढ़ने हैं और 10th के भी हिस्ट्री पढ़ने हैं, 9th के भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने हैं और 10th के भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट में अगर आपको गणित की एग्जामिनेशन देनी है 100 मार्क्स की, तो 9th क्लास की भी गणित होती थी और 10th की गणित, दोनों मिला के आपको ये पूछ लिए जाते थे, 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते थे। और यहाँ पे एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था। यहाँ पे मात्र 5 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे, 45 + 5, 45 नंबर की थ्योरी एग्जामिनेशन होती थी, 5 नंबर की प्रैक्टिकल होती थी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 9th 10th दोनों मिला के होते थे, अलग अलग होते थे। किसी भी सब्जेक्ट में फेल तो बच्चे फेल हो जाते थे, पास आउट की परसेंटेज बहुत नीचे गिर जाती थी। अब सोच के देखिए कि अभी के डेट में क्या है। अब 500 नंबर के परीक्षा होते हैं वर्तमान समय में। अगर आप देखिएगा तो मैट्रिकुलेशन में 500 अंक के परीक्षा होते हैं, और 500 अंक के परीक्षा जो होते हैं उसमें आप देखिएगा गणित आपको कितने, 100 मार्क्स के हैं, ठीक ना। आप देखिएगा विज्ञान 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, अब सामाजिक विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान अब 100 मार्क्स के, और इसमें क्या किया गया है, भौतिकी विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, ठीक ना, जीव विज्ञान को एक साथ जोड़ दिया गया, रसायन विज्ञान एक साथ जोड़ दिया गया। अब रिक्स जो 3 जगह थी, फिजिक्स में थी, केमिस्ट्री में थी, बायोलॉजी में थी, जो आपको क्या देख रहे हैं कि तीनों में पास करना होता था, अलग अलग पास करना होता था, लेकिन अब तीनों को कंबाइंड कर दिया गया। वो रिक्स 3 से सीधे 1 पर आ गया। आपको 3 सब्जेक्ट में पास करने होते थे, इंडिविजुअली पास करने होते थे, अलग अलग पास करने होते थे। अब केवल आपको विज्ञान में पास करने हैं, ठीक ना। वो रिक्स कितना कम हो गया। देखिए ये कैसे बदलता है, थोड़ा सा और हम आते हैं कि ये कैसे कैसे बदलती है। यहां से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पहले ऐसे परीक्षा होती थी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं थे, जो प्रश्न होते थे उसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या वही 8-10 मार्क्स आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में 8-9 नंबर के 5 बहुविकल्पी होते थे, मल्टी
सिंपल चॉइस वाले प्रश्न होते थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते थे और सभी सब्जेक्टिव होते थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती थी बच्चों के लिए मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करना। 9th 10th दोनों मिला के होते थे, प्रैक्टिकल के मार्क्स कम थे तो आपको पास करने होते थे। नतीजा ये होता था कि बच्चे जो पास आउट करते थे वो बड़ी बात हो जाती थी। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन तो बहुत बड़ी बात थी। अपने आप में एक लाइन मार्क होती थी कि बिहार बोर्ड से हमने 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और उस बच्चे की प्रतिष्ठा इतनी होती थी कि आप कोटा जाते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो देखिएगा कि कोटा के में जो रूम ऑनर होते थे वो बिहारी स्टूडेंट को पहले रूम देते थे। उनका ये मानना होता था कि ये प्रतिभावान बच्चे हैं। अब चाहिए सर्च मारिए इंजीनियरिंग के सेक्टर में टॉप 100 को, टॉप 10 को, टॉप 50 में, टॉप 200 बिहारी स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप टॉप 100, अगर आपको आईआईटी की रिजल्ट निकलती है, जेई की रिजल्ट निकलती है, मेडिकल की रिजल्ट निकलती है, आप जाके सर्च कीजिए, टॉप 100 में भी बिहारी बच्चे बहुत कम मिलेंगे, टॉप 200 में बिहारी बच्चे बहुत कम मिलेंगे। वो ग्राफ गिर रहा है, काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। क्यों गिर रहे हैं? क्या इन बातों को हम यूं ही नज़रअंदाज कर सकते हैं? जब हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो एक समय जब इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में 1 to 10 टॉप 10 में मतलब 50% से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट बिहारी होते थे। टॉप 50 में बिहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। टॉप 100 में बहुत सारे बिहारी स्टूडेंट होते थे। आज के डेट में वो ग्राफ बहुत ही तेज़ी से गिरा है। और ये आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कि मैं हवाई कोई बात बोल रहा। आप शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट को पलट के देख लीजिए, खुद नेशनल इंस्टीट्यूट के जो है वो आंकड़े को आप जाके देखिए, तो वो दबदबा समाप्त हो गया है, वो प्रतिष्ठा घट गई है। क्या कारण है? हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी क्वालिटी क्यों गिर गई? आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में? हमारे बच्चे क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं? तो जब तक हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम हकीकत से पर्दा नहीं हटा पाएंगे, ठीक ना? तो आप इस सिस्टम को समझिए जरा सा कि परीक्षा कैसे होते थे। तो ये जो परीक्षा था उस समय क्या था, ये काफी एक टफ एग्जामिनेशन था। बाद में क्या किया, हम लोगों ने उसको आसान बनाना शुरू किया। सरकार पर भी प्रेशर बनी कि बच्चे वो फेल हो रहे हैं, थोड़ा सा आसान किया जाए एकेडमिक सत्र को, ठीक है? तो धीरे धीरे इसको आसान बनाने का प्रोसेस किया गया। आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद क्या किया गया। सबसे पहली परिवर्तन तो इसमें ये आई कि जो 9th और 10th दोनों मिला के जो प्रश्न पूछे जाते थे, मैट्रिक का मतलब होता था, मैट्रिक परीक्षा इसका मतलब होता था क्या चीज कि 9 + 10th। सबसे पहला परिवर्तन तो ये किया गया कि 9वां क्लास को हटा दिया गया। अब 9वां क्लास को हटा दिया गया, केवल 10वीं के सिलेबस से मैट्रिकुलेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। सोचिए जरा, यहां पर बच्चे अगर गणित पढ़ रहे थे तो 9वां का गणित पढ़ रहे थे 9th क्लास में। तो टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं, किसी भारती भवन की स्टूडेंट फ्रेंड्स या अन्य किसी में प्रकाशन की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा था कि 9th में 2 टेक्स्ट बुक होते थे मैथ के, 10th में 2 किताब होते थे, तो 4 किताबें पढ़ते थे वो। फिजिक्स में 9th की किताब पढ़ते थे, 10th की किताब पढ़ते थे, 2 जगह फिजिक्स पढ़ते। इसको उनको पढ़ना है, क्योंकि अगर वो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्रॉस लग गई, सारे विषय में पास भी किए तो फेल कर गए। केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, अगर यहाँ क्रॉस लगी तो सारे विषय में पास भी कर गए तो आप फेल कर गए, आप पास आउट ही नहीं हुए। कहीं भी फेल तो आप फेल है। किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए। तो आपको पढ़ने होते थे, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट को पढ़ने होते थे, कम से कम इसलिए कि आप पास भी कर पाए, ठीक ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो आप गणित 4 गणित पढ़ते थे, अगर कोई उच्च गणित रखा हुआ है तो सोचिए 9th क्लास का उच्च गणित बनाता था, 10वीं की उच्च गणित बनाती थी। कितने उन्होंने गणित बनाए? 4 बुक यहाँ पे, 2 बुक यहाँ पे, 6 बुक वो गणित की पढ़ते थे। आज तो एक बुक में लोट पोट है बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्किंग सिस्टम को आसान करने के फायदे भी है कुछ, मैं उस पर भी चर्चा, जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर कम हुआ है बच्चों पर एक दवा, लेकिन कैसे क्वालिटी छीनी गई है इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। और क्यों हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं,
मार्क्स का अतिक्रम क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और मैं तो सभी अभिभावकों से कहता हूं कि आप इसको सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये, और तब आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपकी योग्यता नहीं है। सीधा सा मेरा मानना है कि मार्क्स ही केवल योग्यता आपकी नहीं है। ये मार्क्स कैसे आ रहे हैं आज के डेट में, उसको समझना हर बच्चों के लिए भी जरूरी है, ईमानदारी से। और सारी चीज को किनारे रख के सुना जा सकता है। और सभी अभिभावक के लिए भी जिनके बच्चे जो है वो मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन दिए हैं, जिनकी रिजल्ट आने वाली है, वो भी अगर इस ऊहापोह में है तो इस लेक्चर को जरूर सुने। थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे शिक्षा विभाग में जो है वो परिवर्तन हुआ है, कैसे हमारा एकेडमिक लेवल जो है वो बदल रहा है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो 9th 10th थी, पहला परिवर्तन तो ये किया गया कि 9th को हटा दिया गया, अब एग्जामिनेशन केवल 10th से होंगे। तो सब्जेक्ट आधा कर दिया गया, सीधे सिलेबस हो गई आधा। ठीक है, अब पहला परिवर्तन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बावजूद भी बच्चे फेल कर रहे थे, इसके बावजूद भी बच्चे फेल कर रहे थे। क्या चेंजेस किए गए? चेंजेस ये किए गए, कहा कि देखो भैया कि ये तो बहुत रिस्क है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पास करने में बच्चे की जान लेंगे क्या? कहा ठीक है भैया, जान क्यों लेंगे, इस तीनों को मिला दिया गया। कहा अब विज्ञान 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे क्या किया गया, दूसरा परिवर्तन क्या किया गया। पहला परिवर्तन कि इसको हटा दिया गया, दूसरा परिवर्तन क्या किया गया, दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि विज्ञान जो 150 नंबर के थे उसको किया गया 100 मार्क्स के। और इसमें क्या किया गया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंबाइन कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, तो 3 जगह रिक्स थी, तीनों में अलग अलग पास करने होते थे, अब केवल एक बन गया वो सब्जेक्ट। क्या चेंजेस किया गया, एसएसटी को, अगर आप एसएसटी देखिए, सोशल साइंस को देखिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक ना, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के, ये सब मिला के 100 मार्क्स के कर दिए। तो रिक्स जो 6 विषय थी उन 6 विषय को हटा के 2 विषय हो गए। 6 जगह पास करना होता था, तो 2 जगह पास करना है, तो वो रिक्स बहुत कम कर दिया गया। इसके बावजूद भी बच्चे फेल करें। भैया नहीं हुआ, थोड़ा और आसान कीजिए, बहुत टफ है, मुश्किल है, ठीक ना, थोड़ा आसान किया जाए। तो उसको थोड़ा और आसान बनाने का प्रयास किया गया। फिर क्या इसमें तब्दीली किया गया, आप देखिए कि आज के डेट में एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में प्रैक्टिकल किया गया। सामाजिक विज्ञान, इसमें क्या होती है कि अब 80-20 एग्जामिनेशन कैसे होती है, 80 मार्क्स के थ्योरी होते हैं, ठीक ना, और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रायोगिक परीक्षा होते हैं। ये मार्क्स कैसे मिलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन मुद्दों को नहीं उखाड़ना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल के ये मार्क्स कैसे बच्चों को मिलते हैं। और इस 80 में आपको मार्क्स लाने होते हैं, मिला के आपको पास आउट कर गए, आप पास कर गए। ठीक है, तो पहले वो 3 सब्जेक्ट को मिला के 1 कर दिया गया, फिर इसमें प्रैक्टिकल जोड़े गए, ठीक ना। इसके बावजूद भी कहा गया नहीं भाई, थोड़ा और आसान किया जाए सिलेबस को। तो अब क्या आसान करें, तो आसान करने के लिए जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रैक्टिकल जोड़ा गया। साइंस में 15 मार्क्स प्रैक्टिकल होते थे, 5-5-5, उसको 20 किया गया। विज्ञान में भी आप देखिए, विज्ञान में कैसे 80 थ्योरी हो गए, 20 प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या परिवर्तन किया गया, बाद में परिवर्तन ये किया गया कि कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। बच्चे कभी कभी ये होता था कि अपनी कॉपी पर दूसरे की रोल नंबर नोट कर लेते थे, दूसरे की नाम नोट कर लेते थे। तो अब तो ओएमआर सीट दिया जाता है। और क्या किया गया, कहा कि नहीं भाई अब परीक्षा जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए अब वर्तमान समय में गणित की परीक्षा अगर होती है तो गणित की परीक्षा के लिए अगर 100 अंक के गणित हैं तो कैसे ये परीक्षा होगी, 50 नंबर जो है, 50 अंक जो है ये हो गए आपको ऑब्जेक्टिव। ओएमआर पर आपको गोला रखना है, और 50 नंबर जो है हो गए आपको ये सब्जेक्टिव हो गए जो आपको बनाने हैं, ठीक ना, 50 अंक। ठीक है, दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाने हैं।
आप सोच के देखिए, ये 50 नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब चीजें आसान हो जाती है, लेकिन इस 50 नंबर के लिए क्या किया जाता है, वर्तमान स्वरूप क्या कि 50 नंबर में अगर आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल गणित नहीं पढ़े हुए हैं, जिनको कोई वास्ता नहीं है, हर साल नहीं पढ़े हैं, वो क्या करेंगे? अगर 50 ठो बी रंग दिए बजरंगबली के नाम पर, अल्लाह को याद करके ए रंग दिए 50 ठो, क्या 10-12 क्वेश्चन उसके सही नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सही। और यहां से कुछ मार्क्स मिल गए तो पास आउट हो जाएंगे, ठीक ना? और फिर परीक्षा की जो पद्धति है उसमें भी दोष है, मैं उन गए मुद्दों को नहीं उखाड़ना चाहूंगा। तो आपको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनाए गए हर सब्जेक्ट में। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान 80 नंबर की आपको प्रायोगिक परीक्षा होती है, और 80 नंबर की थ्योरी होती है, सैद्धांतिक होती है, और 20 नंबर की प्रायोगिक होती है। इस 80 में 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं पूरे मार्क पर, और 40 नंबर सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक ना? ये सब्जेक्टिव होता है जो आपको बनाने होते हैं, लिखने होते हैं उत्तर पुस्तिका पर। तो ये 40 नंबर ऑब्जेक्टिव की संख्या को बढ़ा दी गई। बच्चों ने कहा हुजूर ये ऑब्जेक्टिव तो बड़े टेढ़े हैं, आसान कीजिए। का एक काम कीजिए, 50 को प्रश्न बनाने हैं, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से कोई 50। पहले 60 को 10 को धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया है, पहले 60 किया गया, 80 किया गया। आज के डेट में जो अभी परीक्षा हुई रिसेंटली, अगर 100 नंबर के आपको परीक्षा है तो वर्तमान स्वरूप पे हम सीधे आते हैं, तो 50 नंबर के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए 100 प्रश्न रहते हैं, और उस 100 प्रश्नों में से कोई 50 अंक, कोई 50 प्रश्न आपको बनाने हैं। क्या यही बात कंपेटेटिव लेवल पे सरकार आपको ये सुविधा देगी? तो जवाब मिलेगा नहीं। उस 100 में से कोई 50 नंबर आपको बनाने हैं। जैसे यहां पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 40 के लिए 80 प्रश्न, 80 प्रश्न रहते हैं, उस 80 में से कोई 40 आपको बनाने होते हैं। यही इंटरमीडिएट की हालात है, यही मैट्रिकुलेशन की हालात है। अगर 40 नंबर सब्जेक्टिव है तो इस 40 नंबर के लिए क्या होता है, 80 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और उस 80 अंक में भी कोई 40 नंबर के प्रश्न आपको बनाने होते हैं। यही हाल एसएसटी में है। मैथ में अगर 100 नंबर है, 50 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव है तो 100 नंबर के क्वेश्चन, 50 सब्जेक्टिव है तो 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन 100 में से 50 नंबर आपको बनाने होते हैं। तो ये किया गया तब्दीली कि बच्चे फेल न करें। जो आत्महत्या कर लेते थे, हमारी पेशेंस इतनी कमजोर हो गई कि मार्क असफलता मिली तो हम आत्महत्या ही कर लेते, और उसको आसान बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे तर्क दिए गए कि हमने अपनी सिलेबस के साथ इस कदर छेड़छाड़ की कि अब देखिए मैट्रिकुलेशन में क्या इसकी खूबियां हैं, सरकार किन कारणों से पाठ्यक्रम में ऐसी तब्दीली की जा रही है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा ये, हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये मार्क्स जो आ रहे हैं वो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और ये मार्क्स केवल इस आधार पे बच्चे को कि ये योग्यता जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये आपके मार्क्स केवल आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। मार्क्स कैसे बढ़ाए गए हैं वो सुनियोजित तरीके से, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप देखिएगा तो मार्क्स बच्चों को कैसे बढ़े उस पर सरकार ने काम किया है, और इसलिए से मार्क्स बढ़े हैं। इसका यह मतलब नहीं हो गया है कि पूर्व के जो बच्चे थे, पूर्व के जो छात्र छात्राएं थे, उनके पास नॉलेज नहीं था, आज बेहतर मार्क्स आ रहे हैं तो वो बेहतर नॉलेज लेके जा रहे हैं। बात ऐसा कतई नहीं है, 100% ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि क्या किया गया, कि इन चीजों में कैसे तब्दीली की जाती है। एक शब्द आया था बीच में, देखिएगा, स्टेप वाइज मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग। पहले के समय में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं कि गणित की कोई एक सवाल है, अब गणित की कोई एक प्रश्न बना रहे हैं और उस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये यहां से हमने सवाल शुरू किया, बनाना शुरू किया, यहां पे आके उत्तर मिला, यहां पे गलती हो गई तो ऐसे कट गया 0। कहीं भी गलती, कहीं भी आपके सवाल गलत हो जाते थे तो उसको काट दिया जाता था, 0 मार्क्स मिलते थे उसको।
कोई भी अंक नहीं मिलते थे। लेकिन अब कहा गया स्टेप वाइज मार्किंग कीजिए। अगर बच्चा इतना यहाँ से बनाना शुरू करता है, अगर बच्चा यहाँ से बनाना शुरू करता है और यहाँ तक वो सही आ रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं गलती भी कर गया, तो इतने लिखे जो है उसके लिए इनको अंक दीजिए। अगर 5 नंबर के प्रश्न है तो चलिए भाई इनको 3 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे आपके आसपास के व्यक्ति होंगे जो कॉपी जांच में गए होंगे मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में। जब वो आए तो उनसे पूछिए कि मार्किंग कैसे दी जाती है। उन्हें निर्देशित किया जाता है एक तरह से इन सारी चीज़ों के लिए, और आपको स्टेप वाइज मार्क देना है। अगर थोड़ा सा बनाया है तो उसके लिए आपको मार्क्स देने हैं। पहले मार्किंग सिस्टम ऐसे नहीं थी, कहीं गलत तो मार्क्स घट गए, इसलिए पहले मार्क्स नहीं आते थे और आज के डेट में ये मार्क्स आ रहे हैं। उतना ही नहीं, ये कहा गया कि अगर आपसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अगर आपको नहीं पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पता है तो वो भी लिख दीजिए। मिलते जुलते भी लिखेंगे तो आपको उसके लिए कुछ न कुछ मार्क्स मिलेंगे। आपसे दर्पण सूत्र पूछा गया, आपने लेंस सूत्र भी लिख दिया है तो भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। मिलते जुलते कोई चीज लिखे जा रहे हैं तो उनके लिए भी मार्क्स दीजिए। मतलब मार्क्स हर हाल में बच्चे को देना है। बच्चे न भी लेना चाहें तो उनको पॉकेट में मार्क्स देना है कि नहीं, ये मार्क्स तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे आसान किया गया इस मार्किंग सिस्टम को कि बच्चे कैसे अधिक से अधिक मार्क्स को जो है वो जुटा पाएंगे। ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाई गई, OMR पे दिए गए उसकी प्रश्नों की संख्या दूनी की गई, सब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या दूनी की गई, प्रैक्टिकल की नंबर बढ़ाई गई, सिलेबस आसान किया गया, स्टेप वाइज मार्किंग का प्रोविजन किया गया, मिलते जुलते चीज़ों को लिखने पर मार्क्स देने का भी प्रोविजन किया गया। तो स्वाभाविक बात है कि इन सब का परिणाम क्या हुआ कि मार्क्स बढ़े। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको आसपास में मिल जाएंगे कि अब मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, गणित की एग्जामिनेशन है, 6 से 7 आपको थ्योरी मतलब थ्योरम है, आपको ज्योमेट्री में ट्रायंगल से, कुछ आपको सर्किल से 2-3 थ्योरम है। बच्चे उन थ्योरम को रट लेते हैं और जाके परीक्षा में लिख देते हैं। उनको पता है कि इस बार पाइथागोरस पर में पूछा है, नेक्स्ट ईयर जो है थेल्स पर थ्योरम पूछ दिया जाएगा। हमारी एक दुखद पहलू ये भी है कि हमारे शिक्षक वर्ग भी जो है वो रटा देते हैं बच्चों को कि पिछले दफे पाइथागोरस थ्योरम पूछा गया, चलो भाई इस बार थेल्स थ्योरम को पढ़ लो, इस बार सिमिलरिटी वाले पढ़ लो, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको जाके रट के उसको छाप देना है। बच्चे उसको कॉपी पे रट के छाप देते हैं, उनको नहीं पता है कि हमने ये कैसे प्रूव किया। यहाँ तक कि दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र वो रट लेते हैं, 1/b + 1/u = 1/f। उनको नहीं पता है कि ये कैसे प्रूफ होगा, लेकिन उन्होंने रट लिया है। उनका नियम को सत्यापित करना उन्होंने रट लिया है और जाके वहां पे लिख देते हैं। जो रट के जाके आपने लिखा है और उस आधार पे अगर आप ये धारणा बना रहे हैं कि आपकी साइंस की समझ अच्छी है, आपकी मैथमेटिक्स की समझ अच्छी है, तो बहुत मासूम है आप। बात ऐसी नहीं है, आप उस सब्जेक्ट के साथ इन फ्यूचर में न्याय नहीं कर पाएंगे। सरकार जो एकेडमिक लेवल में जैसे आपको मार्क्स देने की सोचती है, क्या कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी उसी तरह का अप्रोच रखते हैं? क्या मार्क्स देने के प्रति इतना ही उदार होता है सरकार? तो नहीं। वहां पे दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ा है। अब मार्क्स वहां लाने मुश्किल होते जा रहे हैं और जिन चीजों को आप रट के फंडा अप्लाई करके तिक्रम से आप मार्क्स अगर ला दे रहे हैं, उन चीज़ों को रट ले रहे हैं, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर है मैथमेटिक्स की, आपकी बेहतर कॉन्सेप्ट है क्या कहते हैं साइंस में, आपकी बेहतर कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस के साथ? बात ऐसी नहीं है। जो रट के जो मार्क्स लाए गए हैं वो मार्क्स योग्यता का एक आदर्श पैमाना नहीं हो सकता है। जो बच्चे 6 गणित मैट्रिकुलेशन में बनाते थे उसको कर दिया गया, वो एक गणित की किताब बनाते हैं। अब पहले देखिए कि यहाँ पर हम एक चीज आपको बताए थे इस स्लाइड में, अगर आप देखिए यहाँ पर कि पहले एडवांस मैथमेटिक्स अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय होता था और इसमें पास करने होते थे। ऐसा नहीं कि इसमें पास आउट नहीं करना होता था, पास करना होता था।
अगर आप फेल कर गए तो फेल हो गए। लेकिन इसको कहा गया हटा दीजिए, ये आज भी है। आप चाहें तो ये विषय रख सकते हैं ऑप्शनल को, आप परीक्षा दे तो भी सही, परीक्षा न दे तो भी सही, पास करें तो भी सही, पास न करें तो भी सही, कोई मतलब नहीं है। आप रखने के लिए आज के डेट में भी इसको रख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन में है प्रोविजन, बच्चे नहीं रखते हैं। कुछ बच्चे जो जानकार होते हैं वो उच्च गणित पढ़ लेते हैं। अब सोचिए ये उच्च गणित जो आप मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे, ये उच्च गणित अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं मैट्रिकुलेशन के अंदर, तो जब आप इंटरमीडिएट में जाइएगा तो वहाँ पे जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो प्रारंभ के 7-8 लेसन आपको ये कौन क्या होंगे, तो ये वही उच्च गणित होगा जो आपको सिलेबस में है। बगैर उसे पढ़े आप आगे बना ही नहीं पाएंगे, सवाल को पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वो आपके ट्रिगोनोमेट्री से पहले लेकिन आपको पढ़ने हैं, तभी आप आगे के सवाल बना पाएंगे, नहीं तो आप सवाल ही नहीं बना पाएंगे आगे। तो ये आपको पढ़ने ही होते हैं। कोई अगर मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहा था तो उसकी नॉलेज और कोई उसके बाद में पढ़ा उसकी नॉलेज क्या एक ही होंगे? नहीं होंगे। वो 6 मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। अब एक वो सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, आपको हम इस चीज को बता रहे हैं कि अब क्या किया गया, तीनों विज्ञान को मिला दिया गया। मान लेते हैं सपोज दैट कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको मिला दिया गया और 100 मार्क्स कर दिए गए, ठीक है ना। इस 100 में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 80 मार्क्स के सैद्धांतिक परीक्षा। इस 80 के लिए आप जान ही रहे हैं कि ये 80 कैसे आते हैं, तो 40 और 40 है। इस 80 को अगर डिवाइड कीजिए तो 40 और 40 है, 40 को MR पे है, ठीक ना, और 40 आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। इसके लिए 80 प्रश्न है। इसके लिए कितने प्रश्न है? 80 नंबर के प्रश्न है, 80 अंक के प्रश्न है, और इसके लिए भी आपको 80 अंक के प्रश्न है। अब इस 80 को अगर देखिए तो इस 80 में कमोबेश 30 नंबर फिजिक्स से होते हैं, 30 नंबर 25 नंबर केमिस्ट्री से होते हैं, और 25 नंबर बायोलॉजी से होते हैं। आपको एक अहम चीज समझाना चाह रहे। अब देखिए, अगर कोई आज के डेट में कोई मैट्रिकुलेशन का विद्यार्थी है, वो केमिस्ट्री की किताब का मुंह भी नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है कि केमिस्ट्री की किताब की कवर पेज भी कैसी है। सपोज दैट कि ना वो केमिस्ट्री की किताब खरीदा, न पढ़ा, न देखा, न कुछ नहीं किया। वो बायोलॉजी की किताब को देखा तक नहीं है, खरीदा तक नहीं है, उस किताब को पढ़ा तक नहीं है। अब तो सरकार किताबें दे रही है आपको। पहले के समय में बच्चों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब सरकार आपको भोजन दे रही है, सरकार आपको ड्रेस दे रही है, सरकार आपको किताबें दे रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है। पहले इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी। तो आप सोच के देखिए कि अगर बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़े, बायोलॉजी नहीं पढ़े, केवल फिजिक्स की किताब पढ़ लिए, केवल फिजिक्स की किताब पढ़ लिए, तो 30 नंबर ये और 20 नंबर उधर प्रैक्टिकल के हैं, तो भी धूमधाम से वो पास कर जाएंगे। तो अब पास कर गए तो इसका क्या मतलब हो गया कि पहले जो बच्चे अलग अलग इंडिविजुअली पास कर रहे थे, उनकी नॉलेज और आज के बच्चों की नॉलेज एक समान हो जाएगी? नहीं होगी, कतई नहीं होगी। बहुत ही सामान्य रूप से आप समझिए कि अब केवल फिजिक्स की किताब पढ़ लिए तो भी आप मैट्रिकुलेशन पास आउट हो गए। क्या पहले था ऐसा संभव? नहीं था संभव। एक किताब, कोई बायोलॉजी की एक किताब पढ़ ली, केमिस्ट्री की किताब, और किताब की हम देखे नहीं। अगर आप सोचिए, यही बात हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, अगर किसी एक सब्जेक्ट को मात्र आप पढ़ लेते हैं, पूरी साल भर में एक ही किताब पढ़ते हैं, तो भी आप पास कर जाएंगे। बच्चे आज भी फेल कर रहे हैं। सोचिए कि वो किस ग्रह के प्राणी हैं, सोचिए कि आपको मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आते हैं, मिलते रहे विगत कुछ वर्षों में, तो शुभकामनाएं हैं मेरी, अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन मार्क्स ही केवल योग्यता का आधार नहीं है। तो खास करके वैसे गार्जियन जो अपने बच्चों के कैरियर को लेकर भी उहापोह में है, वो इस विश्लेषण को जरूर समझने का प्रयास करें कि मार्क्स
बच्चों की योग्यता का आधार नहीं हो सकता है, ठीक ना। मार्क्स अच्छा आना अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, उनको शाबाशी दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आपने अच्छे मार्क्स लाए, ठीक ना। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्किंग सिस्टम कैसे लचर की गई है, कैसे मार्क सिलेबस को आसान बनाया गया है, कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं और योग्यता क्या चीज़ है। तो इस तरह से हमने ये समझाने का प्रयास किया कि अगर आप मार्क्स को सब्जेक्ट चयन का एक आधार मानते हैं या इसको एक योग्यता का वस्तुनिष्ठ पैमाना माना जाए, तो हालात ऐसे नहीं हैं। हमारे जो मार्किंग सिस्टम है, हमारे जो एकेडमिक लेवल के जो सिलेबस हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, वो आसान किए गए हैं, मार्किंग व्यवस्था लचर बनाई गई है, और वैसे में मार्क्स का अधिक आना महज सब्जेक्ट चयन का आधार नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। अब मैं एक दूसरे बिंदु पे आता हूं जो कि अक्सर सब्जेक्ट चयन करते समय 10वीं क्लास के बाद, मैट्रिकुलेशन के बाद जो विद्यार्थी करते हैं, कि कई बार देखा जाता है कि अभिभावक जो है वो अपने सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं। वो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, उससे पहले ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनके बच्चों की अभिरुचि क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके ड्रीम क्या चीज़ है। तो अक्सर देखिएगा कि इसका फैसला जो है वो अभिभावक पहले से तय कर लेते हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद हमारे बच्चे को क्या करना है। तो ये दूसरा पहलू जो है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये बहुत ही दुखद पहलू है और ये एक कटु हकीकत कह लीजिए है, ये एक हकीकत की तरह है कि अभिभावक, अगर आप अभिभावक को देखिए, आप देखिएगा कि कोटा जो कि इंजीनियरिंग की एक हब मानी जाती रही, इंजीनियरिंग मेडिकल की एक फैक्ट्री की तरह हमारे देश में कोटा स्थापित रही है। आज के डेट में अगर आप कोटा के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, आप जाइए सर्च कीजिए कोटा की क्या स्थिति है, तो पूरा जो एक शैक्षणिक कारोबार की तरह जो फल फूल रहा था कोटा में, राजस्थान के कोटा में, वहाँ पर इसकी अब लगभग आपको 50 से 60% उसमें गिरावट देखी जा रही है। आत्महत्याएं तेजी से बढ़ी है, और तो अब तो ये हालात हैं कि लोग डरते हैं अपने बच्चों को कोटा भेजने से। और एक बहुत बड़ा कारण अगर आप समझिए वहाँ पे, तो एक अंध प्रतिस्पर्धा जो रही है मेडिकल और इंजीनियरिंग के सेक्टर को लेके, जो अभिभावकों की भी जो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ, मैं स्पष्ट वादिता के साथ ये बात रखना चाह रहा हूँ कि अभिभावकों की भी उसमें एक अहम हाथ है, क्योंकि हम अपने सपने को अक्सर बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, जबकि ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि क्या बच्चे हमारे उस सब्जेक्ट के लिए तैयार है, क्या वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनका खुद का दिलचस्पी कहाँ पे है, वो कितना उस सब्जेक्ट के साथ न्याय करने की स्थिति में है। तो हम इन बातों से बेखबर अभिभावक जो है वो अक्सर बच्चों के सब्जेक्ट चयन को पहले से तय कर चुके होते हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है। तो ये भी सिरे से मैं नकार रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट चयन का आधार हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियरों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, या जो भी सफल व्यक्ति हैं उनका मार्गदर्शन हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको किसी सब्जेक्ट को ये स्पेसिफिक ये बताएं कि आपको फलाना सब्जेक्ट रखना है और आप उस सब्जेक्ट को रख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, निसंदेह गलती कर रहे हैं। तो स्पष्ट बाध्यता के साथ मैं ये कहूँगा, अभिभावक या शिक्षक हो या अभिभावक हो या आपके दोस्त हो, उनसे आप राय लीजिए, उस सब्जेक्ट की खूबियों और खामियों को देखिए, उसके बाद उसके बारे में फैसला लिया जाएगा कि हम कौन से सेक्टर में हम जाने का प्रयास करें। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमें सब्जेक्ट चुनाव से पहले किन बातों पर ध्यान रखना है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक सामान्य जो एक धारणा बनी हुई है कि हम सब्जेक्ट का चुनाव करते कैसे हैं, तो क्या गलतियां होती है, तो प्रायः अभिभावक अपने सपनों को थोप देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट चयन का आधार कतई नहीं हो सकता। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट चयन का, स्ट्रीम चयन का आधार क्या हो। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद, 10वीं के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि अगर आप 10th पास आउट करते हैं, ठीक ना,
तो आपके पास जो सामान्यतः कुछ ऑप्शन बनते हैं, जैसे देखिए कि हम अगर एकेडमिक लेवल के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रीम होता है विज्ञान विषय के साथ आगे बढ़ने का, साइंस विज्ञान विषय के साथ, ठीक ना। तो विज्ञान विषय को भी देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि दो भागों में ये आपको बट जाएगा। एक आपको समझ लीजिए कि विज्ञान का जब हम चयन करते हैं तो एक हो जाते हैं आपको मैथ, गणित, भौतिकी और रसायन। तो ये 100 मार्क्स के ये हो जाते हैं 300 मार्क्स, और 200 मार्क्स के आपको जो है वो लैंग्वेज पेपर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में ही रहते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पर मैथ के बदले आप कह लीजिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिकी और फिर रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। तो ये आपको हो गए 300 मार्क्स, 200 मार्क्स आपके हो गए लैंग्वेज के। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं कि एक हमारा स्ट्रीम हुआ कि हम साइंस चयन करते हैं। अब देखिए साइंस चयन का क्या आधार हो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं इस फील्ड के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो विज्ञान विषय के साथ कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रायः आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स, भौतिकी और रसायन शास्त्र, जो कि आप देखिएगा कि प्रायः बहुत सारे स्टेट में मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन के बाद, 10th बोर्ड के बाद जो है अधिकांश बच्चों का रुझान होता है, एक बड़ा लुभावना कैरियर होता है विज्ञान का, अपना बड़ा अच्छा लुभावना सेक्टर है वो। तो अधिकांश बच्चे जो हैं, खास करके कुछ राज्यों को अगर देखिए आप, केरला को देखिएगा, कर्नाटक को देखेंगे, तो तेलंगाना को देखिएगा, तो इन राज्यों में साइंस रखने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। बिहार में भी अच्छी खासी संख्या है, अगर आप देखेंगे मैट्रिक पास आउट के बाद साइंस स्ट्रीम में दाखिला लेने वाले बच्चों की एक अच्छी खासी संख्या होती है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। हालांकि थोड़ी सी असमानता है, जब आप शिक्षा मंत्रालय के आप रिपोर्ट को जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे, राज्यवार आंकड़ों को देखेंगे, तो थोड़ा सा विषमता वहाँ पे दिखेगा कि उत्तर भारत में थोड़ा कम, दक्षिण भारत में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस विषय के साथ प्रायः हम ऐसे बढ़ते हैं आगे, और देखिएगा कि जो मैथमेटिक्स वाले जो सेक्टर के हैं, तो प्रायः हम ये सोच लेते हैं कि हम जो मैथमेटिक्स से हम एक इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग एकमात्र इसका सेक्टर है, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे आपको जब आप विज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रायः जो हमारे दिमाग में आता है कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनेंगे, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, या हम IIT एग्जामिनेशन देंगे, हमारे दिमाग में होता है कि अगर हम गणित के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि हम IIT का एग्जामिनेशन देंगे, IIT, ठीक ना। ये IIT क्या है? IIT संस्थान है, एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन तो इंजीनियरिंग है। IIT वस्तुतः एक संस्थान है, जिस संस्थान में हम दाखिला मिलती है हमारी, ठीक ना, और हम उसकी कोर्स करते हैं, आपको एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद उस डिग्री का क्या होता है उस पर भी चर्चा होगी हमारी। जैसे आप देखिएगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कॉमर्स या बायोलॉजी के साथ, अगर आप तो बायोलॉजी रखने वाले, वो उनकी एक मकसद होती है कि हम नीट की एग्जामिनेशन देंगे, हम एम्स में दाखिला लेंगे। तो उनके लिए क्या हुआ, ये अगर आप बायो वाले को देखिएगा, बायोलॉजी वाले को देखिएगा, तो उनकी ये एक मकसद होती है कि हम एम्स में दाखिला लेंगे, हम एम्स में दाखिला लेंगे, ठीक है। एम्स क्या है? एक संस्थान है। नीट की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जो अच्छे रैंकर होते हैं उनको वहाँ पे दाखिला मिलती है। जो कॉमर्स वाले अगर देखिएगा कि जो कॉमर्स से आगे बढ़ते हैं तो वो व्यक्ति IIM अहमदाबाद, ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो दाखिला लेते हैं कॉमर्स वाले, ठीक ना। वहाँ पे इसकी कोर्स करते हैं, बच जाते हैं आर्ट्स वाले। मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रायः इसको लोग महत्व देते नहीं है, और इसकी महत्व बहुत बाद में आके पता चलती है कि आर्ट्स विषय के अपने क्या महत्व है, कला विषय के अपने क्या महत्व है। क्योंकि वो क्या है ना कि लास्टली गिरना तो बंगाल की खाड़ी में ही नदियों को होता है। अगर आप भारत की देखिएगा अधिकांश नदियों की राम कहानी कि क्या होता है कि वो बहे कहीं से, उद्गम कहीं भी हो, लास्टली बंगाल की खाड़ी में ही आके गिर जाने हैं। तो ये वो क्षेत्र होते हैं, आर्ट्स के वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से वो मैथ वाले भी आएंगे,
ठीक ना, ड्रॉप आउट होके आएंगे। और एक ताज्जुब आपको लगेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को आप देखिए, लगभग 85% बच्चे साइंस से ड्रॉप आउट होते हैं और वो ड्रॉप आउट होके आपको आर्ट्स के सेक्टर में आते हैं। 85% स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि अगर 100 बच्चे साइंस चयन करते हैं इंटरमीडिएट के लिए, 11वीं 12वीं के लिए, उसमें से 85 स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और साइंस स्ट्रीम को छोड़ देते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की यह स्थिति है। तो क्या कारण होते हैं उसकी? बाद में फिर हम उस सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में नहीं जान पाते हैं। तो देखिएगा, अब ये मैथ बनाने वाले जो है, मैथ पढ़ने वाले इंजीनियरिंग का स्वप्न देखते हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले मेडिकल का स्वप्न देख लेते हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले जो है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आईआईएम में दाखिला लेना चाहते हैं, आर्ट्स वाला चुटके से आईएएस बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विज्ञान स्ट्रीम का, अगर आप कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में क्या देखते हैं हम कि यहाँ के बच्चे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बिजनेस के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, विभिन्न जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़े बड़े आपको पब्लिक सेक्टर के जो भी ऑफिस कार्यालय वगैरह है, वहाँ को अकाउंटेंट का कार्य करना चाहते हैं, ठीक ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आईआईएम उनकी एक ड्रीम होती है कि जहाँ पे उनकी दाखिला मिल जाए, ठीक है। अब अगर इस सेक्टर की खामियों को देखिए कि कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के साथ क्या खामी है, तो अगर दक्षिण भारत के राज्यों को देखें आप, तो दक्षिण भारत के राज्यों में कॉमर्स के बच्चे के लिए अच्छे खासे स्कोप मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे उद्योग धंधे हैं स्थापित किए गए हैं। लेकिन जब आप उत्तर भारत के राज्यों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, गुजरात में अच्छी स्कोप है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम जैसे जो राज्यों को देखिए, मध्य प्रदेश, तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या एक समस्या है, आप जोड़ के देखिएगा कभी, तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट सबसे पहले आपसे डिमांड करता है कि आपके पास एक लंबी समय अवधि चाहिए। आप इंटरमीडिएट करते हैं, आप बीकॉम करते हैं, आप इंट्रांस एग्जामिनेशन निकालते हैं, फिर इंट्रांस एग्जामिनेशन निकालने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, 4 साल की कोर्स करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर किसी सीए के अंदर में आप कार्य करते हैं, 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस बनती है, उसके आधार पे फिर आपको किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोस्ट पे आप अच्छी सैलरी पे वर्क करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मैट्रिकुलेशन से अगर आप सीए बनने तक की देखेंगे, तो एक ठीक ठाक स्टूडेंट जो है, ठीक ठाक स्टूडेंट ने, ये कहिए कि थोड़ा एक अच्छा स्टूडेंट का लीजिए, जो कॉमर्स का एक अच्छा मेधावी स्टूडेंट है और जो कॉमर्स की अच्छी समझ रखता है, उन स्टूडेंट को भी मैट्रिकुलेशन के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तक की राह को पूरा करने के लिए कम से कम 10 ईयर प्लान चाहिए उसके पास। और बिहार के बच्चों के साथ क्या समस्या है कि बिहार में कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे हैं नहीं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम यहाँ कोई बहुत इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के कितने स्कोप बनते हैं तो पता चलेगा बहुत कम स्कोप है, ठीक ना। और आपको आउट ऑफ बिहार होना है, ठीक ना, और कम से कम आपके पास 10 ईयर प्लान होनी चाहिए, ठीक ना। सामान्यतः देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आदर्शवादी बातों से जीवन नहीं चलती है। आप आदर्श चीज़ों को समझे, जाने, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि जीवन यथार्थ से चलती है। अब देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में कॉमर्स के सेक्टर में बच्चे काफ़ी तेज़ी के साथ बिहार बोर्ड में आप देखेंगे कि वो मुँह भंग हुए थे, लेकिन फिर उनकी मुँह भंग हो चुकी है और अब वो तेज़ी से रिटर्न हो रहे हैं। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे, अगर बीते आप 5-7 साल पहले चले जाइए तो कॉमर्स का एक अच्छा खासा मार्केट डेवलप हो रहा था बिहार में, अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट आपको मिल रहे थे, क्योंकि वो वैसे बच्चे होते थे जिनको ये बताया गया कि आप बहुत तेज नहीं है, साइंस तुमसे होगा नहीं, तुम पढ़ नहीं पाओगे, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उनको डराया गया होगा, या फिर उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ही खुद लो होगी कि हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, या किसी ने उन्हें डरा दिया होगा कि साइंस सब्जेक्ट बड़ा जो है टफ सब्जेक्ट होता है, तो साइंस नहीं लिए। उनको ये समझा दिया गया, उनके दिमाग में ठूंसा गया है कि आर्ट्स विषय जो होता है वो भूस्कोल विद्यार्थी पढ़ता है, कमजोर विद्यार्थी पढ़ते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट। तो
उन्होंने बीच का रास्ता चुन लिया कि कॉमर्स रख ली। उनमें अधिकांश वो बच्चे होते थे, उन्होंने कोई आईकॉम के बाद, कोई बीकॉम के बाद, कोई इंट्रांस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बाद, आप देखिएगा 90% स्टूडेंट से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो कॉमर्स से ड्रॉप आउट हुए और फिर आर्ट्स सब्जेक्ट में। क्यों? जब आपको ग्रेजुएशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद जब वो अपनी कैरियर तलाश रहे होते हैं तो जो भी एग्जामिनेशन है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के राज्य स्तर पर जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जनरल कंपटीशन की कह लीजिए आप, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीएसएससी की हो, बीपीएससी की हो, ठीक ना, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, कोई भी सेक्टर की, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई की एग्जामिनेशन हो, किसी अन्य राज्य के आप देख लीजिए जो सिपाही भर्ती एग्जामिनेशन है, वहाँ की एसआई एग्जामिनेशन है, राज्य पीसीएस की एग्जामिनेशन है, जब पता चलता है तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रति मेरी कोई दुराग्रह नहीं है, आप इस बात को खूब अच्छी तरह से समझिए। अगर आपकी ड्रीम कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ है, आपकी रुचि कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ है, आप निसंदेह कॉमर्स को लेकर आगे बढ़े। मेरा काम ये बताना है कि इसमें चुनौतियां क्या हैं आपकी। अगर आपके पास 10 ईयर की प्लान है, आपकी अभिरुचि है, आप कम से कम ये भी जरूरत पड़ेगी आउट ऑफ बिहार होने की, तो आप निसंदेह कॉमर्स के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छी कैरियर बनेगी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जब बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा वो पोस्ट है, एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी सैलरी है, वहाँ पे आपकी जीवन बहुत ही बेहतर होगी, एक बहुत ही बेहतर कैरियर आपको मिलेगा वहाँ पर, तो निसंदेह आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर इन तमाम बातों को जाने बगैर आप जा रहे हैं तो आप आफ्टर 2 ईयर 5 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये होंगे कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की बारी आएगी, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको बिहार एसआई की एग्जामिनेशन देने हैं, बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन देने हैं, बिहार एसएससी की एग्जामिनेशन देने हैं, एसएससी की एग्जामिनेशन देने हैं, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन तक अगर बात कर लीजिए, सिपाही भर्ती का एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, तो आपने जो 5 ईयर में पढ़ा, कॉमर्स, लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस किए, आप फाइनल अकाउंट किए, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अब सोचिए कि क्या आप जब एक ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अब आप 5 ईयर के बाद, तो 5 ईयर जो आपने स्टडी किया, उस स्टडी का क्या यूटिलाइज है? क्या वहां से प्रश्न होंगे? 1%, 2%? नहीं होंगे। 2% प्रश्न भी नहीं होंगे वहां से। साइंस वाले बच्चे तो साइंस पढ़े हैं तो उनको एक बेनिफिट रहता है, अगर वो वहां से ड्रॉप आउट होकर जनरल कंपटीशन में आते हैं तो फिर भी उनके पास साइंस सब्जेक्ट का अनुभव होता है, जो कमोबेश हर जनरल कंपटीशन में आपको काम दे देता है। जिस आर्ट्स वाले को आपने दुत्कारा था कि ये तो कमजोर विद्यार्थी पढ़ता है, वही आर्ट वाले सबसे अच्छे कंडीशन में आ जाते हैं। जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर में आइएगा तो उनकी हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, उनकी पॉलिटिकल साइंस अच्छी हो जाती है, उनकी ज्योग्राफी अच्छी हो गई रहती है, तो वहां पर वो बच्चे तेजी के साथ सफल हो जाते हैं। तब आप माथा पीटते हैं कि ये कमजोर बच्चा था, ये सफल हो गया, हमें सफलता नहीं मिली। नहीं, आपने गलती किया। आपने स्ट्रीम को चुनते समय अपना एक प्लान नहीं किया, आपने कैरियर के बारे में दूर तक नहीं देखे, आपने केवल सपने समझोए, आपने यथार्थ को नहीं देखा। तो यथार्थ को देखिए और तब अगर आपको लगे कि नहीं, इस सब्जेक्ट में मेरी अभिरुचि है, इसके साथ मैं न्याय कर पाऊंगा, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, तो फिर आप कॉमर्स के साथ जाइए। बहुत ही अच्छी कैरियर होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीए की, या आप विभिन्न जो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छे खासे जॉब मिल जाते हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन ये कॉमर्स की चुनौतियां हैं। अगर आपको वहां से ड्रॉप आउट होना है तो सबसे बुरी स्थिति में कॉमर्स के बच्चे होंगे जब वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएंगे, क्योंकि आपने कोई टेक्निकल कोर्स नहीं किया, आपने कोई डिप्लोमा हासिल नहीं किया, आप मेडिकल नहीं कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स नहीं रह गई है। आप जनरल कंपटीशन में आएंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी सेक्टर की एग्जामिनेशन देख लीजिए आप, वहां पे आपको 5 ईयर की स्टडी का कोई मूल्य नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रख लें कि अगर आपको अपने सेक्टर में आगे नहीं बढ़ना है, कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ भविष्य में आगे नहीं बढ़ना है, तो ड्रॉप आउट आपके लिए सबसे मुश्किल होगा। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ड्रॉप आउट होकर अभी बिहार में बहुत सारे देखिएगा कि बहालियां हो रही है, लेकिन सबसे ठगा सा महसूस कर रहे हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। उनको रखा तो दिया गया,
अच्छे खासे संख्या में कॉमर्स लोग बीच के साल में पढ़े, लेकिन आज वो अपने आप को सबसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना वो साइंस पढ़ पाए ना वो आर्ट्स पढ़ पाए, और जनरल कंपटीशन में वही पूछे जाते हैं, फिर उनकी राह सबसे दुर्गम हो जाती है। तो हम सबको कहेंगे कि जो कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और तब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, निस्संदेह वो आगे बढ़े। गुड लक। अब आते हैं थोड़ा सा आर्ट्स की चर्चा करते हैं। इस सब्जेक्ट की चर्चा तो बीच बीच में हो ही रही है, समझ ही रहे हैं कि प्रायः हमारा नजरिया यही है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चे कमजोर होते हैं। हकीकत में आप देखिए तो हमने पहले ही कहा कि क्या देखते हैं आप कि मैथ रखे थे इंटरमीडिएट में, बायोलॉजी रखे थे इंटरमीडिएट में, कॉमर्स हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, और आफ्टर इंटरमीडिएट लगभग आपको उत्तर भारत के राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में 80-85% स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आप समझ लीजिए एक बात कि सबसे ज्यादा आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे देश में कहां पे है? गुजरात में है। सबसे ज्यादा मैट्रिकुलेशन के बाद शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि आर्ट्स पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम को चुनने वाले जो बच्चे होते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा आपको गुजरात में होते हैं। अब देखिएगा आपको पश्चिम बंगाल में भी अच्छे खासे संख्या में बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं, असम में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इस सब्जेक्ट के साथ हमारा सामान्य मान्यता यही रहती है कि बच्चे कमजोर होते हैं वो आर्ट्स चयन करते हैं, जबकि आप देखिएगा कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे रेलवे के एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे बीएसएससी के एग्जामिनेशन हो, बिहार एसआई के एग्जामिनेशन हो, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन हो, ठीक ना, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो, रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, फायरमैन के एग्जामिनेशन हो, या विभिन्न राज्य पीसीएस हो, जो भी राज्यों के अपने पीसीएस एग्जामिनेशन है, या इस देश का सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी की एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन की बात करें, तब उस विद्यार्थी को समझ में आता है कि जिस सब्जेक्ट को कमजोर बच्चों का सब्जेक्ट बताया गया था, उस कम सब्जेक्ट की महत्ता इतनी ज्यादा है कि अगर आपको एक राज्य पीसीएस का एग्जामिनेशन पास करना है, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपका ड्रीम है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, अधिकारी बनना, पदाधिकारी बनना, तो आपको इस 8 सब्जेक्ट के गलियारे से गुजरना ही होगा। बगैर आर्ट्स पढ़े आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आप पीसीएस के सपने संजो रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम एक अधिकारी बने, सीओ बने, बीडीओ बने, जो कलेक्टर बने, टीसीएलआर बने, तो आपको फिर आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ आना ही होगा। देखिएगा कि मैथ वाले जो हैं बच्चे, जो मैथ पढ़े थे आफ्टर इंटरमीडिएट वो भी आर्ट्स में आएंगे, जो कॉमर्स पढ़े थे वो भी इधर आएंगे, आर्ट्स वाले तो थे जो शुरू से जिनको कमजोर कहा गया था वो भी आगे आएंगे। जितने भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन है लास्टली आना तो सभी को यहीं पे है। इस हकीकत से आप कैसे मुंह चुराएंगे कि बीटेक करने के बाद आपको बिहार पुलिस की ही फॉर्म फिलअप करनी पड़ रही है? क्यों? सोचने की बात है कि बीटेक करने के बाद आप टीचर के जॉब के लिए ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बीटेक करने के बाद आप ग्रुप डी की फॉर्म भर रहे हैं। ये है हमारी इंजीनियरिंग संस्थानों की हकीकत। अब देखिए बिहार की बात अगर हम करें तो एनआईटी पटना देश के टॉप 15 रैंकिंग वाले, 15 नहीं टॉप 50 रैंकिंग वाले, टॉप यानी कि 50 ऊंचे से अगर आप लीजिए तो 50 रैंक माने अच्छे आई मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखिएगा माने एनआईटी पटना का स्थान नहीं है। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, इस शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। आप एनआईटी पटना को सर्च मार लीजिए कि उनकी रैंकिंग कहाँ पे है। और अभी भी अगर आप देखिएगा तो एनआईटी पटना कम से कम जो टॉप 15 जो 50 जो आपको संस्थान है इंजीनियरिंग जो, तो वहाँ से वो बाहर ही मिलेंगे। एनआईटी पटना का स्थान आपको ऊपर से 50 अच्छे संस्थानों में से भी उसका स्थान नहीं है। एक समय जब बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग के सेक्टर में सबसे आगे रहते थे, हमने पहले भी कहा कि टॉप 10 जो होते थे, अगर आईआईटी का एग्जामिनेशन हो रहा है,
ठीक ना। तो जो टॉप 10 बच्चे होते थे, टॉप 50 बच्चे होते थे, टॉप 100 बच्चे होते थे, उसमें सबसे ज़्यादा दबदबा बिहारी बच्चों का हुआ करता था। लेकिन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रही उसमें जो कुछ तब्दीलियां किए गए, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डाउन होती चली गई। नंबर मार्किंग सिस्टम को लचर बनाया गया, तो मार्किंग को हम अपनी योग्यता का पैमाना बनाते चले गए और नतीजा हुआ कि हम अब फिसड्डी होते चले जा रहे हैं। तो ये हकीकत है और आप इस हकीकत से मुंह नहीं चुरा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आर्ट्स सब्जेक्ट को देखेंगे तो कहीं से भी अगर आपके दिमाग में ये है कि ये कमज़ोर बच्चों का विषय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको पढ़ने के लिए चूंकि इसकी व्यापकता जो है, साइंस बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, नो डाउट साइंस एक अच्छी सब्जेक्ट है, एक लुभावना करियर होता है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, ठीक है। लेकिन आर्ट्स की व्यापकता जितनी बड़ी है, इतने सब्जेक्ट हैं इसमें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक ना, आपको पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, क्या साइकोलॉजी है, ढेर सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको आर्ट्स विषय में है। और हर विषय के अपने अपने कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे बच्चे बेहतर करते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि आर्ट्स विषय कमज़ोर बच्चों का विषय है या आर्ट्स आसान विषय है। कहीं से आसान नहीं है। जब आप जनरल कंपटीशन में आएंगे, आना तो है ही, अगर आपने ढंग से सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया तो बीटेक करके भी आएंगे, इंजीनियरिंग छोड़ के आएंगे, इंटरमीडिएट के बाद आएंगे, कॉमर्स के बाद आएंगे, और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट आसान कहीं से नहीं था, ठीक ना। तो पहले इस गलतफहमी से निकलिए और आर्ट्स चुनिए। ऐसी भी बात नहीं है कि ये एक क्राइटेरिया हम बता रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चयन करना है। किसी सब्जेक्ट के बारे में जो हमारी एक धारणा बनी हुई है, कुछ मिथ है, कुछ धारणाओं को बनाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में आप देखिए, जब यूपीएससी की रिजल्ट निकलेगी, जो देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखिए तो बिहार के बच्चे होंगे आज भी। जब आप आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, जब आप संघ लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपीएससी में दबदबा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश के राज्य के बच्चों का देखा जाता है। परसेंटेज के ख्याल से अगर आप देखिए तो सबसे अधिक परसेंटेज वाले बच्चे जो होंगे वो सामान्यतः बिहार के होते हैं। ये आज भी है। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ के लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप कमज़ोर बच्चों का सब्जेक्ट भला किस आधार पर बता रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं। तो ये तो हो गया विभिन्न सब्जेक्ट का अपना क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, उनकी क्या महत्ता है। कॉमर्स वाले बच्चे मेरी बात से थोड़ी असहज हो सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि यथार्थ चीज़ों को रखा जाए। अब आते हैं कि सब्जेक्ट का चयन हम करें कैसे, हम किस आधार पे चयन करें कि हमें ये साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है, आर्ट्स रखना है। तो निसंदेह हम सबसे पहले यही कहेंगे कि आपको, अगर हम देखें कि हमारे संकाय या आप कह लीजिए स्ट्रीम चयन का आधार, तो सबसे ऊपर उसमें हम रखेंगे आपकी अभिरुचि, ठीक ना, कि आपकी दिलचस्पी, आप किस सब्जेक्ट में। ये नहीं कि हमको ये सब्जेक्ट रखने का मन करता है। रखने का मन तो यूं ही कभी हो जाता है कि मान लेते हैं कि आप स्कूल के दिनों में थे, कोई क्या हो गया कि वीडियो साहब आ गए, कोई डीएम आ गए स्कूल इंस्पेक्शन में, आपने उनका रुतबा देखा, आपने सीधे कह दिया कि हमको डीएम बनना है, ठीक है। हमारी अभिरुचि, हमारी दिलचस्पी डीएम बनने की है, हम वीडियो साहब बनना चाहते हैं। हो सकता है स्कूल के दिनों में या कोई आपको एक डॉक्टर मिल गए, एक इंजीनियर मिल गए, आपने उनके जो है पद प्रतिष्ठा रुतबे को देखा, आपने कहा कि मेरा ड्रीम है इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको मेरी ये चॉइस है। चॉइस और अभिरुचि, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है और उस बारीक अंतर को समझना है। अभी मतलब हमें कुछ बनने का मन है। अब बहुत सारे युवा होते हैं कि वो बैट बॉल उठाते हैं हाथ में, तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहते हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी बनना चाह रहे हैं, ठीक ना।
लेकिन जब यथार्थ से उनका सामना होता है, मैं आपके सपनों को हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं बार बार इस चीज़ की सफाई मुझे देनी पड़ रही है क्योंकि आज मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ। तो मैं आपके सपनों को हतोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम आपको कुछ कड़वी बातों को बताना है। सब्जेक्ट चयन करना आपका ही काम है और आपको ही करने चाहिए, दूसरे की उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। तो अभिरुचि से हमारा तात्पर्य आपकी इच्छा से नहीं है। ये बहुत हल्का शब्द है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, ठीक ना। हम बनना क्या चाहते हैं, टीएम बनना चाहते हैं। सपने जरूर देखिए आप, ठीक ना। एक हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो हमने पहले भी कहा था कि कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल सकती नहीं सफलता, ये उदय होते लिए ध्येय के नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। यानी इस दुनिया में अगर आपके सपने दो हैं तो सत्य 200 है, और जब आपका सामना उस सच से होगा, उस यथार्थ से होगा, उस सच्चाई से होगा, तो आपके सपने लहूलुहान हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक ना। तो हमें यथार्थ को नहीं भूलना है। आदर्श को जीने के लिए अगर हम यथार्थ को भूलकर आदर्शों को जीना चाहते हैं तो वो आदर्श कुछ ही क्षणों का, वो आपको एक पानी की बुलबुला की भांति होगी जो चमकदार दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, लेकिन जल्द ही वो बुलबुला फूट जाएगा, टूट जाएगा, लगेगा आपको कि मेरी दुनिया टूट गई, ठीक ना। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि इच्छा जो है हमारी, क्या हम करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, अभिरुचि अलग चीज़ है। अभिरुचि का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप इंजॉय फील करते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता है, जिसको पढ़ने में आपकी दिलचस्पी है, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे वो एक बात हो गई कि पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है तो एक गीत सुन लेते हैं। कोई व्यक्ति होंगे जो, चलिए हम रफ़ी साहब को सुनते हैं तो हमको सुकून मिलता है, कोई जगजीत सिंह की गज़ल सुनने पे सुकून मिलता है, और किसी को पॉप म्यूजिक सुनने से सुकून मिलता है। तो आपकी चॉइस क्या है, आपकी अभिरुचि उस पॉप म्यूजिक में है कि आपकी अभिरुचि रफ़ी साहब को सुनना है या फिर किशोर दा को आपको सुनना है, क्या उस तरह से आप देखिए कि आपकी अभिरुचि किस सब्जेक्ट के साथ है। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं सबसे पहले इसी को ऊपर रखूंगा कि आपकी अभिरुचि किस सब्जेक्ट के साथ है। आप थोड़ा सा समझिए कि उस सब्जेक्ट की तरफ झुकना है। दूसरे बिंदु पर अगर हम दूसरे बिंदु पे रखते हैं तो दूसरे बिंदु पे हम रखेंगे इसी चीज को कि आप यथार्थ को देखिएगा। यथार्थ जैसे सपोज दैट खास करके ये उन लोगों के लिए कि हमने, जैसे हमने पहले भी कहा आपको कि परीक्षा में आपने दर्पण सूत्र जो है वो रट के आप परीक्षा दिए थे। आपको पता है आत्मा और आईना से ज्यादा सच्चा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपनी अंतरात्मा से बेहतर आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपने जो परीक्षा में क्या आपने थ्योरम को रटे थे, क्या आप रट के वो नंबर लाए हैं। अगर आपके पास वो नंबर हैं, आंकड़े हैं जो आपके पक्ष में हैं, लेकिन आप जैसे गणित के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या आप में गणित का कौशल है। ये बहुत मुश्किल काम है कि हम खुद को समझाएं कि हमारी क्या खूबियां हैं, हमारी क्या खामियां हैं। ये दुनिया की सबसे मुश्किल काम है, आसान काम कहीं नहीं है, कतई से नहीं है कि आपको ये समझाना कि ये मेरा कौशल है या मेरा कौशल नहीं है। आप अगर साइंस सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं तो अच्छी सब्जेक्ट है, और अगर किसी सब्जेक्ट को चुनने के लिए सबसे ज़्यादा बार सोचिए तो मैं आज भी कहता हूँ कि साइंस को चुनने के बारे में सोचिए, वो इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि नहीं भी कुछ देगा तो वो बहुत कुछ देगा आपको। वहाँ से अगर आप साइंस से के बाद अगर आप ड्रॉप आउट होकर भी आते हैं फिर भी आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। अगर आप अपनी सेक्टर में सफल हो गए तब तो बल्ले बल्ले। आप एकेडमिक लेवल में भी चले जाते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, आपके पास टीचिंग के जॉब होंगे, अच्छा आपके पास अनुभव होगा, आपके पास एक बेहतर करियर होंगे, इतना अच्छा वो सब्जेक्ट है।
लेकिन फिर भी हम इस बात को कहेंगे कि अगर आपको ड्रॉप आउट होके आना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम साइंस पढ़ते सब्जेक्ट का चयन करते समय कि जबरन ना लें, केवल नंबर को देख कर ना लें, और क्या कहते हैं हम देखें कि क्या हमने जो परीक्षा दिया था मेरे अंदर नैसर्गिक रूप से मैथमेटिक्स है, मेरे अंदर नैसर्गिक रूप से बायोलॉजी है, क्या फिजिक्स हैं। अगर नैसर्गिक रूप से नहीं है तो एक बार पुनर्विचार करके देखना है कि हमको फिर उस सब्जेक्ट के साथ जाना है अथवा नहीं जाना है। मैं ये अब भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं ये जाना है या जाना ही है, लेकिन आप इन बिंदुओं पर विचार कीजिए कि क्या आप मैथमेटिक्स की समझ रखते हैं, क्या आप फिजिक्स की समझ रखते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हैं। आप जब न्यूमेरिकल्स आपको बनाने होंगे, हकीकत तो यह है कि मैट्रिकुलेशन के अगर आप देखिएगा, मैं जो है सीबीएसई बोर्ड तक की बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो कितने बच्चे न्यूमेरिकल सवाल बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, ये यथार्थ है। लेकिन साइंस रखने वाले स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। एक साल तक तो बड़ा मजा आएगा, एक साल के बाद लगने लगेगा कि ए भी मुझसे तेज है, बी तेज है मुझसे, सी तेज है, डी तेज है, एक्स वाई जेड सब हमसे तेज है, हम सबसे कमजोर हैं, नहीं रखेंगे, चाहे आर्ट्स में आ गए। क्यों? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को चुनते समय ईमानदार होकर अपनी अंतरात्मा से बात नहीं किए थे। अब बात कीजिए, और आपके अंदर अगर अच्छे स्किल्स हैं, आपको मज़ा आता है, आपकी अभिरुचि है गणित के साथ, आप इंजॉय फील करते हैं बायोलॉजी के साथ, ठीक ना, और उसकी एक मानसिकता है आपके अंदर, आप उस तरह का स्किल रखते हैं, आप एक रटंत स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से साइंस स्ट्रीम के साथ आपको कॉन्सेप्ट की समझ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में समझ नहीं है, बहुत समझ है, लेकिन साइंस जो विज्ञान एक विशेष ज्ञान है और वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं सपोज डैट कि हम 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन दे दिए, हमने 10th क्लास तक बीते 10 वर्षों में कभी हमने अकबर बाबर बीरबल नहीं पढ़ा है, हमने कभी पलासी की लड़ाई कब हुई, ठीक ना, हल्दी घाटी की युद्ध जो है वो कब हुई, हम बक्सर की लड़ाई के बारे में नहीं जानते हैं, मेरे लिए महाराणा प्रताप जो है वो एकदम अननोन है। अगर हमको ये नहीं पता है तो वो रिकवरी फिर भी हो जाते हैं। अगर आपने 6ठा क्लास में, 7वां क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 11वीं की हिंदी हमारे समझ में नहीं आएगी, 11वीं की हिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आएगी, 11वीं की जो है ज्योग्राफी हमारे समझ में नहीं आएगी, 12वीं की ज्योग्राफी हमारे समझ में नहीं आएगी, वो समझ में आएगी क्योंकि उसका रिकवरी आसान है, थोड़ा सा फर्क इतना ही है। लेकिन साइंस अगर आपने 10 साल स्टडी किया है, आपने मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन दी और आपकी साइंस बेहतर नहीं है, आपकी गणितीय समझ बेहतर नहीं है, आप सवाल को रट रहे थे, अब विज्ञान की समझ नहीं रखते हैं, तो आप सब्जेक्ट का चयन तो कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे जिन बच्चों के पास उस सब्जेक्ट का चयन है, और वो सफल होंगे इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, और आप उसका रिकवरी ही नहीं कर पाएंगे। अगर रिकवरी कर भी लिए उस 10 साल के सब्जेक्ट का, क्योंकि देखिए आपने 8वां में गणित नहीं बनाया तो 9वीं की गणित नहीं बनेगी ढंग से, 9वीं की गणित अगर आपको नहीं आती है तो 10वीं की गणित नहीं बनेगी आपसे, 10वीं में गणित अगर आपको नहीं बना है तो 11वीं की गणित जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि वो चेन की तरह जुड़ा होता है, बिल्कुल एक चेन है, स्टेप वाइज है, वो जुड़ा होता है। तो आपने अगर 10 साल में इस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं किया है तो आपको उसकी रिकवरी करनी बड़ी मुश्किल होगी। और अगर एक अच्छे आपको शिक्षक मिल जाए, एक अच्छे आपको गाइड करने वाले मिल जाए, इंस्टीट्यूट मिल जाए, संस्थान मिल जाए जो आपको ये रिकवरी करा भी दे, तो बहुत लेट हो जाती है आपको अपने सेक्टर में सफल होने के लिए। आपसे आगे बहुत स्टूडेंट होते हैं, ये यथार्थ है, और फिर आपके लिए संभावना उस सेक्टर में आसान नहीं रह जाती है। तो अभिरुचि के बाद यथार्थ को देखिए, ध्यान से देखिए, खास करके जब आप साइंस सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो वहाँ पे यथार्थ को एकदम नज़रअंदाज न करें। और ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं गणित के साथ तो मैं ये कर रहा हूँ कि गणित लेना ही नहीं है, फिर भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन आपको इन यथार्थ बिंदुओं पर देखना, ये भी सोच सकते हैं आप कि हम आर्ट्स के साथ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात,
जो तीसरी बिंदु है वो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि आपके पास, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की वो बहुत कम है, गरीबी है, आज भी आर्थिक समस्याएं हैं। खास करके लड़कियों की बात करें आप, ठीक ना, लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अच्छा कर रही है, हर सेक्टर में जो है वो बालिकाओं के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, मेडिकल का सेक्टर हो, अब तो पीसीएस एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो, आपको टॉप 10 रैंकर में आप वहाँ उनको पाएंगे, हर फील्ड में वो बेहतर कर रही है। लेकिन जो हमारी एक जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी इकोनॉमिकल जो आपको देखिएगा कि जो लोगों की जो इनकम का सोर्स है, तो उस आधार पे एक बात, तीसरी बिंदु मैं ये भी जरूर कहूँगा कि आप अपने माता पिता, अपने अभिभावक से बात करें अपने कैरियर प्लान के बारे में, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करें अपनी इकोनॉमिकल स्थिति को भी देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। पैसा आपके सपनों के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगा आज के डेट में, ये तय बात है। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में जुनून है, आप में प्रतिबद्धता है, तो पैसा मैटर नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक एवरेज व्यक्ति के लिए हर चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखना होता है। तो आप एक बार देखिए कि हमें कहाँ रहना है, किस स्थान पे हमको रह के प्रिपरेशन करना है, कितनी हमें सेल्फ स्टडी पर ध्यान देनी है, कितनी हमें शैक्षणिक संस्थानों का जो है वो सहयोग मिल पाएगा, इंस्टीट्यूट का सहयोग मिल पाएगा, हमारे पास कैसा एक ग्रुप है, कैसा एक माहौल है। तो इन बातों पर कि अपने माता पिता के साथ, अपने परिवेश के बारे में, अपने माहौल के बारे में, हर एक इन मुद्दों पे बात करें कि आपको कहाँ रहना है, ठीक ना, आप अपनी शिक्षा के लिए, ठीक है, कैसे संस्थान में आप जा सकते हैं, कितनी सुविधाएं आपको मिलेगा, मतलब अपने रिसोर्सेज को ध्यान दीजिए। अगर आप इसको एक लाइन में समझे तो इस माता पिता शब्द के बदले आप ऐसे समझिए कि आपके पास संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, आपकी रिसोर्सेज क्या है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि रिसोर्सेज आपके सपनों को रोक नहीं सकता है, इतनी हस्ती नहीं होती है इसकी कि आपके सपनों को रोक ले। अगर आप में जुनून है, प्रतिबद्धता है, आप में डेडिकेशन है, एक आप दृढ़ संकल्पित है अपने आप को लेकर, तो आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, यूपीएससी पीसीएस की एग्जामिनेशन हो या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको नहीं रोक सकता है कोई। तो दूसरी बात, लेकिन फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो होते हैं वहाँ पर उनको अपने रिसोर्सेज पे थोड़ी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए कि हमारे पास कैसे रिसोर्सेज हैं, हम कितने अवधि तक, खास करके मैं बात कर रहा था बालिकाओं के लिए कि उन्हें ये भी एक प्रेशर होती है उन पर, हालांकि ये एक दुखद हकीकत है हमारे समाज में कि उनको पढ़ने के बहुत ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं बालिकाओं को। हालांकि ये वर्जनाएं अब टूट रही है, लड़कियां पढ़ रही है, और मैं तो सभी गार्जियनों से जो उनसे अपील करता हूं कि उनको पढ़ने का मौका दीजिए, तभी उनकी शादी विवाह के बारे में सोचिए। उनको अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर सजग हैं, तो उन्हें वो मौका मिलना ही चाहिए अपनी करियर को बनाने का, ठीक ना, और वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने अनुसार अपने जीवन के बारे में फैसले ले सके, ठीक है। अगर हम अपने बच्चों को ये आज़ादी न दे सके कि वो अपने जीवन के फैसले कैसे लें, तो हम एक अच्छे अभिभावक नहीं हैं। हमारा काम बेहतर ढंग से उनको गाइड करना है, जहाँ वो गलत हैं तो उनको रोकना होता है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या चीज़ है। एक चौथी बिंदु जो हम आप लोगों के साथ कहेंगे कि सब्जेक्ट चयन से पहले, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के एडवाइस, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आपके शिक्षक ही क्यों ना हो, किसी यूट्यूबर हो, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप इंक्लूड कर लीजिए, मुझे इंक्लूड कर लीजिए इसमें। शिक्षक के कहने से आप उनकी सलाह लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे जानने का प्रयास कीजिए, ठीक ना, अनुभव लीजिए, और उस अनुभव को अपने आप में तौलने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि क्या क्या आपके अंदर है, कहाँ कहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ठीक है, और तब जाके उस सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। देखिए कि आपकी नॉलेज किस सब्जेक्ट में कितनी अच्छी है। देखिए, मुझे अक्सर लोग एक बात पूछते हैं कि सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में सफल हुए हैं, इसका राज क्या है।
एक ग्रामीण अंचल में मुझे याद है कि एक ग्रामीण अंचल में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अगर आप देखिए 2015-16 तक की बात कर लीजिए, आप प्रखंड मुख्यालयों में एक अंचल तक के गाँव में अगर देख लीजिए तो जो बाहर नहीं जा पाते थे, पटना, दिल्ली, कोटा, चेन्नई नहीं जा पाते थे, वो ये समझते थे कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब हम अपने लिए एक बेहतर कैरियर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप लोग उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में से हैं जहाँ पे आपके सामने बहुत रिसोर्सेज अब हो चुके हैं, सूचनाओं का भंडार है, ठीक ना। आप एक मल्टीमीडिया युग में जी रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास इसके। और जब हम इस सेक्टर में जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना शुरू किए तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ग्रामीण अंचल में बच्चे कैसे सफल होंगे। तो सैकड़ों स्टूडेंट आपको, चाहे वो बिहार पुलिस के हों, बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन की हो, मेरा बच्चा अब जो है 70वीं बीपीएससी की मेंस लिखने जा रहे हैं इस बार, तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्यों सफल हो जाते हैं आपके बच्चे इतना। हम उनको एक बात कहते हैं कि देखिए, हम कभी नंबर का पीछा नहीं करते हैं। देखिए, मैट्रिकुलेशन के बच्चों को आज भी जब मैं 10वीं क्लास को पढ़ाता हूँ, हालांकि अब चूँकि जनरल कंपटीशन की बैचेज में इतनी इन्वॉल्वता बढ़ गई है कि समय ही नहीं मिल पाता है कि जो है एकेडमिक सत्र के बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि ढेर सारे टारगेट बैच होते हैं, क्या कहते हैं, फाउंडेशन बैच होता है। तो यूट्यूब को भी मैं टाइम नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों के लिए नियमित रूप से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। और जो एक अपेक्षा बनी है लोगों का इस पूरे ग्रामीण अंचल में कि मुझे सहयोग मिलेगा, यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा और मैं बेहतर करूँगा, तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है मेरी जनरल कंपटीशन के बैचेज में, जो विभिन्न टारगेट बैच हैं। जैसे अभी बिहार जो एसआई है, अभी आपको हाल के दिनों में मैं ये ग्रुप डी की बैच भी प्रारंभ होने जा रही है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, उसकी टारगेट बैच स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे पास वक्त नहीं होता है कि मैं एकेडमिक सत्र के बच्चों को पढ़ा पाऊँ, लेकिन फिर भी चूँकि मैं इस शैक्षणिक क्षेत्र में मेरी पहचान एकेडमिक सत्र से ही थी, इसीलिए मैं तमाम व्यस्तताओं के बीच मैट्रिकुलेशन की बैच को ख़त्म नहीं किया, और मैं वादा करता हूं कि उस बैच को मैं ख़त्म भी नहीं करूंगा। ये एकदम तय बात है कि मैट्रिकुलेशन की एक बैच जहां से हमने अपने शैक्षणिक कैरियर का शुरुआत किया था वर्ष 2001 में, लगभग 20-22 वर्षों की इस कैरियर में, तो 24 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, इस कैरियर में जो मेरी पहचान मेरी रही है प्रारंभ में कि मुझे लोग उस टीचर के रूप में जानते हैं जो मैट्रिकुलेशन के बच्चों को एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाने का कार्य किया। तो आज भी मैं उस बैच को ख़त्म नहीं किया हुआ। अब मुझे अन्य जूनियर बैचेज में पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं मैट्रिकुलेशन की बैच को उतनी ही तल्लीनता के साथ, उतनी ही तत्परता के साथ और बेहतर ढंग से पढ़ाता हूँ। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में, चूँकि कोरोना लॉकडाउन के टाइम में लंबे अवधि तक ये संस्थान बंद हो गई थी, तो आगामी जो मेरी बिहार बोर्ड की जो इस बार की जो बैचेज हैं, मैं उसके लिए बहुत ही सीरियस हूँ और ऑन कैमरा आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत ही अच्छे परिणाम मैं देंगे। परिणाम ये द डिटर्मिनेशन परिवार एक बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तो उस बैच को मैं आज भी जब पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे बहुत नंबर लाते हैं, लेकिन वो नंबर छक मार के पीछे आती है। मैं उनकी जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ कि उनकी कॉन्सेप्ट बेहतर हो, बेहतर ढंग से सोच पाए, वो बेहतर ढंग से वो गणित को हैंडल करे, बेहतर ढंग से वो साइंस को साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़े, आर्ट सब्जेक्ट के साथ दुराग्रह की भावना हो उसके मन में। तो इन तमाम बातों पर हम ध्यान देते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चे जो हैं आज के डेट में, मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस होती है कि इस ग्रामीण अंचल में अगर 100% स्टूडेंट, अगर आप देखिए 100 स्टूडेंट को कि जो अपने कैरियर में सफल हुए हैं, तो उसमें 85% स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है, इस संस्थान से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है। बड़ी फक्र के साथ मैं इस बात को कह पाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करें, ठीक है। और अगर आप उस तरह से पढ़ते हैं एकेडमिक सत्र को, तो फिर आपको जनरल कंपटीशन के सेक्टर में बहुत मुश्किलात नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आखिरी बात कि ये चौथी बिंदु जो हम कह रहे थे कि आप किसी से सलाह ले, राय ले, मार्गदर्शन ले, लेकिन अंततः फैसला आप खुद लें कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ना है, ठीक है।
और लास्टली एक बात की फाइनल अगर कैलकुलेशन समझिए, क्योंकि मैं बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने में ही बेहतर समझता हूँ। तो अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स, एक चूंकि चौथा सेक्टर भी आप देखिएगा, एक चौथा क्षेत्र भी बनता है आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के अलावा, जो जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो आपको पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक ना, ITI, ठीक ना, जो टेक्निकल कोर्स है उसके तरफ भी और अच्छे कैरियर भी मिलते हैं यहाँ से आपको, आप इसके थ्रू भी आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि वो समकक्ष है। तो या तो आप टेक्निकल कोर्सेज की तरफ जाएं, या जो एक आपको मेनली जो ये मैथ साइंस कॉमर्स की स्ट्रीम आती है, तो मैं निसंदेह आपको यही प्रेफर करूँगा, यही सलाह दूंगा। मेरी सलाह यही होगी कि कॉमर्स के बारे में थोड़ा बेहतर ढंग से सोच लें। अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ बढ़े, अन्यथा आप देखिए कि या साइंस स्ट्रीम के साथ जाते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ जाते हैं। इंटरमीडिएट वाले चूंकि एक चीज़ से आप सारा भेद समझ पाएंगे, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे, जैसे आप देखिएगा इंटरमीडिएट की रिजल्ट आने वाली है, तो 12वीं के बाद बच्चे क्या करें, तो मैं उन्हें भी यही कहता हूं कि आपने अगर इन बातों को मैट्रिकुलेशन के समय नहीं सोचा था, सब्जेक्ट चयन के समय नहीं सोचा था, तो एक बार आज भी सोच लीजिए, जब जगे तभी सवेरा। अगर आप लेट करेंगे, ठीक ना, तो आपकी राह मुश्किल हो जाएगी। अगर आज भी आप साइंस के सेक्टर में हैं, अगर आपने आपसे बात कीजिए, अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए, आपको लग रहा है कि आप उस सब्जेक्ट में इंजॉय फील कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, फन है आपके जीवन में, और उस सब्जेक्ट को साइंटिफिक ढंग से पढ़ रहे हैं, मैथ के सब्जेक्ट को, बायोलॉजी के सेक्टर में हो, तो निस्संदेह आप अपनी सेक्टर में, अगर आपको एक आध बार असफलता मिल भी जाती है इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, तो आप हतोत्साहित नहीं हुई, फिर से प्रयास कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने रूटीन को चेक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। आप अगर उस सब्जेक्ट के साथ इंजॉय फील कर रहे हैं, अच्छा है वो सब्जेक्ट, आपका मज़ा आ रहा है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ भी रहे हैं, तो आप हतोत्साहित नहीं होइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, अच्छी कैरियर मिलेगी। अन्यथा अगर सीधे आपने ये रख लिया था कि लोगों ने कोई कह दिया रख लेते हैं, तो फिर इंटरमीडिएट के बाद आपके पास बेहतर ऑप्शन है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम, हाँ अगर आप साइंस के सेक्टर में एकेडमिक और हायर जो है एकेडमिक डिग्रियां लेना चाहते हैं, ढंग से पढ़ के आप BSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, फिजिक्स से MSc करना चाह रहे हैं, आप केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा कि जो नीट, जो विभिन्न कॉलेजों में जो प्रोफेसर की, टीचर की जॉब है, इन सारे के भी आपके पास प्लान होते हैं। अन्यथा अगर आप जनरल कंपटीशन में मूव ऑन करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के बाद आपके पास एक अच्छी साइंस की समझ भी हो जाती है, फिर थोड़ा आर्ट्स से आपकी जुड़ाव हो जाएगी, और आप जो जनरल कंपटीशन के बैंक, जो रेलवे की, PSSC की, SSC की, या राज्य PCS की एग्जामिनेशन आपको देनी है, UPSC की एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप 12वीं के बाद आप एक द्वंद्व का सामना कर रहे हैं कि आपकी कैरियर का क्या प्लान हो, कैसे आप अपनी कैरियर का चुनाव करें, तो ध्यान दें कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के साथ हैं, आपकी इंटरेस्ट है वो, ठीक ना, आपको मज़ा आ रहा है उस सब्जेक्ट के साथ, आप साइंटिफिक ढंग से पढ़ भी रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ भी आगे जा सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारे सेक्टर हैं, आप देखेंगे कि साइंस वाले बच्चे के लिए बहुत सारे विकल्प बनते हैं। नहीं, अगर आप एक साइंटिफिक ढंग से उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसमें इंजॉय फील नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने मैट्रिक में कूदा दिया था, आप माने गंगा बोल के, छोटी गंगा बोल के गड्ढे में आपको कूदा दिया गया, आप कूद गए थे, तो एक बार फिर से यहाँ पे सोचिए, पुनर्विचार कीजिए कि क्या ये आपके जो नॉलेज है वो उसके अनुरूप है, क्या आप इंजीनियरिंग सेक्टर की ओर, मेडिकल सेक्टर की ओर आप जो है वो जस्टिस कर पाएंगे। अगर नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बाद जब वापस आते हैं उससे बेटर होगा कि आप इंटरमीडिएट के बाद, क्योंकि 12वीं तक अगर आपने इंटरमीडिएट को देख लिया, साइंस विषय को देख लिया, तो आपको जनरल कंपटीशन के किसी भी राज्य PCS की एग्जामिनेशन हो या UPSC तक के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट के साथ अब बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं रह जाएगी, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आपको वो सब्जेक्ट तैयार मिलेंगे। फिर आप वेलकम मूव है, आप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएँ, ठीक ना, और फिर जो भी आपकी PCS ऑफिसर बनने का ड्रीम हो, या फिर आप जो है UPSC की एग्जामिनेशन के बारे में सोचें, या फिर आप जो भी अन्य बिहार SI, बिहार के जो बिहार पुलिस या अन्य राज्यों की जो
जनरल कंपटीशन के, बीएसएससी की एग्जामिनेशन है, एसएससी की एग्जामिनेशन है, रेलवे के एनटीपीसी के बारे में सोच रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के बारे में सोच रहे हो, या अन्य जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन है अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो 12वीं के बाद आपके लिए एक वेलकम मूव होता है कि आप आर्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़कर और अपनी करियर को वो एक अच्छी दिशा में गति प्रदान कर सकते हैं। आप एक अच्छा अपने ड्रीम को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। लेकिन बस यही कहूँगा कि जो सस्ते, जो आज की जो एक मार्केटिंग है शिक्षा जगत का, तो इस मार्केट के हथकंडे से बचिए। जो भी 12वीं के बच्चे जो जनरल कंपटीशन के बाद 12वीं के बाद आ रहे हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मूल बुक पर, आप नोट्स बुक से हेल्प लीजिए। जो विभिन्न आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनके नोट्स बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से कुछ कंटेंट। लेकिन आप खुद की अपनी नोट्स जरूर बनाएं, मूल किताबों को जरूर पढ़ें, एक बार आप तहमे पढ़ें, उसके बाद आप जैसे जैसे एग्जामिनेशन आती है वो आपके पास थोड़े अनुभव होंगे, फिर आप उस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे और आप ये फिल्टर कर पाएंगे कि क्या चीज़ हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैं एक दूसरी सलाह भी उन्हें दूंगा कि जो ऑनलाइन की जो दुनिया है उसके बारे में देखिए, ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन चीज़ों से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन, मैं बार बार कहता हूँ कि आज के डेट में जनरल कंपटीशन का अगर आपने राह चुना है तो ये बहुत टफ सेक्टर है। अगर एक सीट है तो 500 स्टूडेंट है, एक सीट है तो 200, 250, 300 स्टूडेंट है। आपने एक टफ सेक्टर का चयन किया है। साइंस के सेक्टर इससे आसान है, ये बहुत टफ सेक्टर है। जनरल कंपनी बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि सबको आखिर लास्ट में आना तो यही है, इंजीनियरिंग छोड़ के आना है, ठीक ना, बीटेक करके आना है, क्या कहते हैं, कॉमर्स से आना है, सबको आने तो यही होते हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं तो ये सेक्टर बड़ा टफ है सेक्टर, और बहुत ही इसमें प्रतिस्पर्धा है। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि वो आपको कुछ नॉलेज तो वहाँ से मिल जाएगा, आपको कंटेंट भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जब एक बंद कमरे में पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास एक ग्रुप नहीं है, आपके पास एक माहौल नहीं है, आप ऊब जाते हैं और कमरे में बैठ के आप क्या पढ़ेंगे। जब आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करते हैं, या अगर आपके पास ऑफलाइन क्लासेज को आप देखिए तो वहाँ पे एक माहौल जो मिलता है, एक ग्रुप डिस्कशन होती है, तो आप ग्रुप डिस्कशन करें, मुद्दों पर बात करें, समसामयिकी चीज़ों से जुड़ें, जो आज के जो विभिन्न पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ें, समाचार पर नियमित रूप से ध्यान रखें। आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए कि अमेरिका में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, चुनाव हो रहे हैं, आपको इन चीज़ों में, राजव्यवस्था के प्रति, देश के प्रति, विभिन्न घटनाओं के प्रति, खेलकूद के प्रति, मतलब आपको इन घटनाक्रम पर ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सारे चीज़ों पर जब आप ध्यान रखते हैं तो आप जनरल कंपटीशन को जीना शुरू करते हैं। खुद के नोट्स बनाएं, और ये जो ऑनलाइन आपके लिए एक सफिशिएंट प्लेटफॉर्म नहीं है, उपयोगी है, निश्चित रूप से उपयोगी है। और ख़ास करके अगर एक बार आप चीज़ों को समग्रता पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन कर लेते हैं, क्लासेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक कमरे में बैठ के भी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो मेरी यही सलाह रहेगी कि किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक ना, या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़िए, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेज में आपकी एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में आते हैं जब आप, ठीक ना, बच्चों से बात होती है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर वहाँ पे आप लोगों को देखते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, तो एक माहौल मिलेगा आपको और उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो इस बात को ज़रूर ध्यान पे रखें कि प्रारंभिक स्तर में आप निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े, वहाँ पे जुड़ने के बाद आप बेहतर फील करेंगे, फिर ऑनलाइन आपके लिए थोड़ा मददगार साबित होगा। तो मेरी यही सलाह होगी कि मार्केट के हथकंडों से बचे, ठीक ना, सस्ते यूट्यूबरों से बचे, जो आपको, अब क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप देखिएगा तो वहाँ पर उनकी क्लासेज लोग नहीं देख पाते हैं। बच्चे रील्स के युग में जी रहे हैं, 30 सेकेंड का जो रील्स होता है उसको 10 सेकेंड में स्किप करते हैं, उनके पास वो धैर्य नहीं है। तो जो सीरियस टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कॉमेडी कम होती है, उनको बच्चे को उसमें मन नहीं लग रहा है। तो यूट्यूबर जो होते हैं वो मार्केट को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बच्चों को चुटकुला चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के लिए माहौल में चुटकुला नहीं ज़रूरी है, पढ़ाई हल्के फुल्के माहौल में ही होनी चाहिए, ताकि
लोग इंजॉय के साथ पढ़ सके। लेकिन आप देखिएगा कि अक्सर चुटकुला हवाबाजी थोड़ी ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है, कंटेंट कम होते हैं, तो जो सीरियस टीचर हैं, ठीक ना, तो उसको लोग सुन नहीं पाते हैं धैर्य के साथ, वहाँ उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और जो अधिकांशतः चूँकि उनकी जो धैर्य की लेवल है इस मल्टीमीडिया युग में निसंदेह वो थोड़ी कम है, तो वहाँ पे उनके लिए समस्या बढ़ जाती है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि 12th के बाद अगर आप जनरल कंपटीशन में आ रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, एक माहौल से जुड़ें। कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए, जीडी कीजिए आप, फिर वो आपके लिए बेहतर होगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन को देखते हैं तो उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए कि वो एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक ना। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा होगा, जो डाउट्स चल रहा होगा कि मैट्रिकुलेशन के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, वो द्वंद्व अब थोड़ा बहुत छट चुका होगा। इंटरमीडिएट के बाद आपकी कैरियर प्लान क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को फिर री एग्जामिन कीजिएगा, कैसे खुद को चेक करेंगे, खुद के साथ कैसे जस्टिस करेंगे, इन तमाम बातों के लिए खुद से बात कीजिए, अपने से सीनियरों की मदद लीजिए। देखिए, आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं कई दफ़े कहता हूं बच्चों को, अगर कोई एक समस्या हम मुझे फाइंड आउट करके बतानी पड़े कि सर कोई एक समस्या बताइए कि आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं अगर एक ही समस्या हमको कहना होगा तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब है कि आज के बच्चे अपने से बड़ों के पास, सीनियरों के पास बैठना नहीं चाहते हैं। वो अपने पिता के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने सीनियरों के साथ, ठीक ना, वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हर जगह जहाँ भी वो बैठते हैं तो एकदम एक दोस्ताना माहौल चाहते हैं, जहाँ पे उनको आज़ादी एक एक्सट्रीम लेवल की उनको जो है फ्रीडम खोज रहे हैं। तो वो जो एक्सट्रीम फ्रीडम की जो मानसिकता है, चूँकि जो पीढ़ियाँ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, ढलना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा सा सुधार करना होता है, वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के समस्या को देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक कम्युनिकेशन गैप है। उन्हें अपने सीनियरों के पास बैठना नहीं आता है, वो उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, बड़ों के साथ नहीं वो समय बिताएंगे, अकेले कमरे में रहेंगे, मोबाइल के साथ रहेंगे, बाबूजी के साथ बात नहीं हो रही है, माँ के साथ बात नहीं हो रही है, दादाजी के साथ बिल्कुल ही बात नहीं हो पा रही है, कटु बात को नहीं झेल पा रहे हैं। अक्सर देखिएगा आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, और खास करके देखिएगा आप साइंस एक्सट्रीम वाले बच्चे, उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट की एक खामी ये भी है, मैं साइंस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अब वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समाजीकरण बहुत आवश्यक है। बच्चों का समाजीकरण नहीं हो पाता है, ये समस्या है, और यही कारण है कि थोड़ी सी मुसीबत आते हैं उनके जीवन में, थोड़ी सी असफलता आती है तो उन्होंने चूँकि समाज शास्त्र नहीं पढ़ा है, उन्होंने मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा है, उन्होंने जो है राजनीति से नहीं सीखा है, देश के इतिहास को नहीं सीखा है कि लोगों के जीवन में क्या मुसीबतें आती है क्या, तो वो जिस सेक्टर के साथ होते हैं थोड़ी सी असफलता के बाद, थोड़ी सी तनाव के बाद जो है वो एक डिप्रेशन में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगते हैं, और मतलब जो है वो आत्महत्या जैसे कदम भी जो है वो भी उठाने से नहीं चूकते हैं। और कोटा में तो अब पंखे जो हैं वो स्प्रिंग वाले लगाए जा रहे हैं, ताकि जो उससे फंदा लटका के लटके तो वो स्प्रिंग जो है नीचे लटक जाए, लोग आत्महत्या नहीं कर पाए। कई सारी सरकार की जो है गाइडलाइंस आई है। तो आप देखिएगा जो है ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ ज़्यादा हो रही है, ठीक ना, जबकि अगर आप आर्ट्स वाले को देखिएगा तो वो अपेक्षाकृत, चूँकि उनको वो इतिहास से कुछ सीख चुके हैं, वो मनोविज्ञान को थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो उनमें जो है ये सहन शक्ति जो है वो चीज़ों को बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं, ठीक। इस मामले में जो है वो थोड़ा लकी हो जाते हैं, बेहतर होता है उनके साथ। तो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए, अपने से बड़ों के साथ बात कीजिए, उस माहौल से जुड़िए, ठीक है, और निश्चित रूप से आपके अंदर एक बेहतर प्रोग्रेस होगा। आप समझेंगे कि नहीं मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, छोटी छोटी तनावों से विचलित नहीं होइएगा, ठीक ना, और असफलताएं आपकी मार्ग नहीं दिखा पाएगी। लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन मुद्दों को
इन बातों को समझ पा रहे हैं तो एक बार अपने आप को री एग्जामिन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए, बड़ों की मदद ज़रूर लीजिए और तब आप अपने करियर के बारे में कोई फैसला लें या आपको किस स्ट्रीम के साथ जाना है, कौन से विषय का चुनाव करना है, उसे भी समझने का प्रयास करें। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो ना तो खराब होता है ना बुरा होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर सब्जेक्ट की अपनी खूबियां हैं, हर सब्जेक्ट के साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपनी कुछ खामियां हैं। आप खुद को उस बीच में रख के देखिए कि आपकी चॉइस क्या है, आप कैसे किस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे, आपकी अभिरुचि क्या, और तब एक फैसला लीजिए। अपने अभिभावक से, गार्जियन से बात कीजिए और तब आप एक फैसला लीजिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अगर ये आपको उपयोगी लगे, ये क्लास, ये वीडियोज अच्छी लगे तो मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि आपका प्यार, स्नेह जो है वो हमें जो है वो दृढ़ संकल्पित भी बनाती है, एक हौसला देती है, एक एनर्जी देती है, ठीक ना। तो निश्चित रूप से अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे, पसंद लगे तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। आपके ये छोटे छोटे सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। हमारी ऊर्जा का सोर्स जो होता है वो आप ही होते हैं, ठीक ना। और आने वाले दिनों में मैं अक्सर कहता हूं कि आपको यूट्यूब पर भी मैं नियमित रूप से उपस्थित रहूंगा। ऑफलाइन क्लासेज में मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसको लेकर, और बिहार में कई सारे एग्जामिनेशन है। बिहार पुलिस की एग्जामिनेशन की वैकेंसी 2 दिन पहले आ चुकी है, जो सिपाही भर्ती एग्जामिनेशन है, ग्रुप डी के भी एग्जामिनेशन है, फिर आपको TRE 4 के बच्चों के लिए भी टारगेट बैच चल रही है, फिर फाउंडेशन बैच होती है। 11वीं 12वीं के लिए जो कला सब्जेक्ट के विषय जो है, माने कला विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आपको 11वीं और 12वीं की क्लास जो है वो जो है ओपन हो चुकी है, उसको प्रारंभ किया गया है। और मैट्रिकुलेशन की बैच जो है वो मेरी जीवन रही है, उस बैच के साथ एक जुड़ाव मेरी रही है, मैं उसे फील करता हूँ और इसीलिए और दृढ़ संकल्पित होकर और प्रतिबद्धता के साथ, बहुत ही इंजॉय के साथ, बहुत ही मतलब मज़े से मैं उस क्लास को पढ़ाने में मस्त रहता हूँ, वहाँ पे मग्न रहता हूँ। तो समय की पाबंदी ज़रूर रहती है, उस बीच में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज भी बनाने रहते हैं। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि ऑफलाइन क्लासेज को जो है वो यूट्यूब लाइव किया जाए या उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज मैं जुटा रहा हूँ, उसके बाद ये तमाम चीज़ होगा। तो लास्टली विदा होने से पहले एक बार फिर अपील रहेगी कि अगर ये क्लास अच्छी लगे, ये उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाए, ठीक है। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे, आपको पता चले, ठीक है। मिलते हैं फिर, आपको एक बेहतर क्लास में मिलेंगे आपको फिर, ठीक है। एक नए वीडियोज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। होली की ढेर सारी मुबारकबाद। रंगों का त्यौहार होली आपके जीवन में एक नई रंग भरे, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा होते हैं।